तो जो चीज़ें आपने एनालिटिकल एंड वर्बल रीजनिंग के लिए कवर अप करनी है ना बैरिया में, ये बात आपने याद रखनी है सब स्टूडेंट्स ने कि एनालिटिकल एंड वर्बल रीजनिंग के अंदर जो चीज़ें हैं वो स्टेटमेंट बेस्ड, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे, लॉजिकल स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन भी होंगे। अब सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस कौन से हैं? जिनके अंदर आपके पास डिफरेंट कंडीशंस गिवन होती हैं और उनके अंदर फिर आपने बताना होता है कि इसका स्पेसिफिक आंसर इन कंडीशंस के मुताबिक कौन सा बन रहा है। तो इनको करने का तरीका हमने डिस्कस किया हुआ है अपने लेक्चर्स के अंदर, आगे जाके हम उसको दोबारा रिवाइज करेंगे। लॉजिकल स्टेटमेंट्स, लॉजिकल स्टेटमेंट्स क्या होता है कि एक लॉजिकल स्टेटमेंट गिवन होगी और फिर नीचे उस स्टेटमेंट से रिलेटेड डिफरेंट क्लेम्स गिवन होंगे कि ऊपर जो बात की गई है क्या वो उसको इनकंसिस्टेंट बना रहे हैं यानी फॉल्स बना रहे हैं, या कौन सी स्टेटमेंट हमने ढूंढनी है कि जो उसको ज्यादा सपोर्ट करिए। तो इस तरह के क्वेश्चन के अंदर लॉजिकल स्टेटमेंट्स होती हैं एंड नीचे फिर एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स, बंच ऑफ स्टेटमेंट्स इज गिवन, जिसमें से ये आपको पूछा गया होता है यूजुअली कि भाई कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इस स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है या इसको सपोर्ट कर रही है। फिर डायरेक्शन के क्वेश्चन हैं कि भाई एक पर्सन है वो पहले नॉर्थ में जा रहा है फिर राइट पे मुड़ा या लेफ्ट पे मुड़ा या 270 डिग्री उसके ऊपर उसने टर्न लिया या 90 डिग्री का उसने रोटेशन ली है, तो अब वो किस डायरेक्शन के अंदर होगा। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। ब्लड रिलेशनशिप के क्वेश्चन होंगे आपके पास। ब्लड रिलेशनशिप के अंदर आपने ये करना है कि भाई जो अब उसमें डिफरेंट सिनेरियोज गिवन होते हैं कि एक शख्स इसका ये लगता है, तो फिर आपने रिलेशनशिप्स बतानी होती हैं। सीरीज इसके अंदर हो सकती हैं, यस बेसिक सी सीरीज आती हैं। कोडिंग एंड डिकोडिंग, लेकिन बहुत बेसिक कोडिंग एंड डिकोडिंग आपने करना है, इसमें लार्जर कोडिंग डिकोडिंग नहीं होती बल्कि बेसिक कोडिंग एंड डिकोडिंग है। जो पास पेपर मैराथन के क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया हुआ है वो इनके सैम्पल पेपर्स के अंदर भी है, इनके पास पेपर्स में भी रिपीटेड है। तो उससे आपने कॉन्सेप्ट ग्रैब कर लेना कि किस तरीके की कोडिंग एंड डिकोडिंग का लेवल हो सकता है। फिर अरेंजमेंट का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है बैरिया के अंदर, एक से दो क्वेश्चन इनके एनालिटिकल या वर्बल रीजनिंग के सेक्शंस के अंदर अरेंजमेंट्स के होते हैं, जिसमें में पूछा गया होता है कि जी 8 लोग हैं वो एक राउंड टेबल के गिर्द बैठ रहे हैं, तो कितनी नंबर ऑफ वेज हैं जिनमें हम उनको अरेंज कर सकते हैं कि जब 2 लोग साथ बैठे हैं या 2 लोग साथ में बैठे हैं, तो उनको भी देख के करना है। वो सब चीज़ें भी रिवाइज है इस लेक्चर के अंदर भी। तो वो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो एनालिटिकल या वर्बल रीजनिंग की चीज़ें हैं ना आपके पास बैरिया के टेस्ट के अंदर, वो रिलेट करती हैं इन दो टॉपिक्स के साथ, ये ज़्यादा होते हैं। अगर आपका एनालिटिकल रीजनिंग का या वर्बल रीजनिंग का जो सेक्शन है उसमें 60% चीज़ें ये होगी, एंड ये जो बाकी रिमेनिंग है ये आप ये कह सकते हो कि 40% या इससे थोड़ा सा कम हो सकते हैं, और ये हो सकता है कि 70 पे चला जाए और ये 30 पे आ जाएंगी चीज़ें। तो यू शुड बी फोकसिंग मोर ऑन दीज टू। ठीक है, तो ज़्यादा फोकस आप इन पे करो। डिफिकल्ट भी है डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग एंड अरेंजमेंट्स के तो आप एक एक दो दो क्वेश्चन भी कर लेंगे, या जो पिछले लेक्चर्स में भी चीज़ें कवर्ड है उनको भी आप देख लेते हो तो आपको उनके मेथड समझ आ जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या है कि मेथडोलॉजी यूज होती है। ऑल्दो मेथडोलॉजी सिनेरियो बेस्ड लॉजिकल स्टेटमेंट क्वेश्चन में भी यूज हो रही है, लेकिन इनके अंदर जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, डिफरेंट अननोन सिनेरियो से आप प्रैक्टिस करेंगे, डिफरेंट अनसॉल्व लॉजिकल स्टेटमेंट क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका आपकी इनमें जो कमांड है वो बेहतर हो जाएगी। तो ये बात आपने याद रखनी है कि जस्ट लाइक मैथमेटिक्स आपने इसको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, अदरवाइज ये आपके लिए प्रॉब्लम होगा। तो अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम द एनालिटिकल और वर्बल रीजनिंग जो मैराथन हम स्टार्ट कर रहे हैं अब, कि देर आर नो लोअर फेयर्स फ्रॉम वाशिंगटन डीसी टू न्यूयॉर्क सिटी देन दोज ऑफ द फ्लैश बस लाइन। राइट जी। तो कोई बस ऐसी नहीं है कि जिसके बस फेयर जो है वाशिंगटन डीसी से लेके वाशिंगटन टू न्यूयॉर्क तक वो सबसे इससे ज़्यादा कम हो। तो लीस्ट जो फेयर्स हैं वो किसके हैं, फ्लैश बस लाइन के हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉजिकली इनकंसिस्टेंट विद द अबव एडवर्टाइजिंग क्लेम। तो इस एडवर्टाइजमेंट कंपेन के अंदर ये चीज़ क्लेम की जा रही है कि जो फ्लैश लाइन या फ्लैश बस लाइन सर्विस है वाशिंगटन से न्यूयॉर्क सिटी तक, उसका जो रेंट है, उसका रेंट तो नहीं कहेंगे, फेयर कहेंगे, जो उसका बस फेयर है, जो उसकी टिकट कॉस्ट है वो सबसे ज़्यादा कम है। हमने वो स्टेटमेंट ढूंढनी है जो कि इसको लॉजिकली इनकंसिस्टेंट बना देती है यानी फॉल्स बना देती है। अभी लॉजिकल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, सो क्या कर देती है, इसको फॉल्स बना देती है। इस एडवर्टाइजिंग की जो क्लेम है, इनके एडवर्टाइजमेंट का जो क्लेम है उसको, क्योंकि उनका क्लेम ये है कि हमारा सबसे कम किराया है। देर आर नो लोअर बस फेयर्स फ्रॉम वाशिंगटन डीसी टू न्यूयॉर्क सिटी देन दोज ऑफ द फ्लैश बस लाइन। तो इस बात पे आपने गौर करना है कि उनका क्लेम क्या है, हमसे कम किसी का भी किराया नहीं है, फेयर नहीं है। स्टेटमेंट वो ढूंढनी है जो इस क्लेम को रॉन्ग करेगी। Long Lines Airways has a Washington DC to New York City fare that is only half that charged by Flash। अब ये एक बात बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी है ऊपर वाली स्टेटमेंट से, क्योंकि यहाँ पे ये पता चल रहा है, स्टेटमेंट में ये मेंशन है कि जो लॉन्ग लाइन एयरवेज है उनका वाशिंगटन डीसी से न्यूयॉर्क सिटी तक का जो फेयर है वो
फ्लैश बस लाइन सर्विसेज से भी हाफ है, वन हाफ है। अगर ये लेट से $100 चार्ज करती है तो इसका तो $50 है, उससे भी हाफ है। ये तो इस क्लेम को टोटली रॉन्ग बना देगा, क्योंकि इनका कहना क्या था कि हमसे ज्यादा कम किराया किसी का नहीं है, हमसे ज्यादा कम फेयर किसी का नहीं है बिटवीन दीज टू सिटीज, वाशिंगटन डीसी टू न्यूयॉर्क सिटी। जबकि फर्स्ट पॉइंट में ये गिवन है कि लॉन्ग लाइन एयरवेज का जो रेंट है वो इससे भी हाफ है, उनका जो फेयर है वो इससे भी हाफ है। रैपिड बस ट्रांजिट कंपनी चार्जेस द सेम फेयर फॉर अ ट्रिप फॉर वाशिंगटन डीसी टू न्यूयॉर्क सिटी एज फ्लैश चार्जेस, इन दोनों का तो सेम है, इन दोनों का सेम है। तो इससे ये क्लेम तो रॉन्ग हो रहा है कि जी जो फ्लैश बस लाइन सर्विस कह रही है कि जी हमारा किराया सबसे कम है, तो तुम्हारा नहीं है, लेकिन तुम्हारे बराबर भी तो ये रैपिड ट्रांजिट बस कंपनी इतना ही चार्ज कर रही है, इतना ही फेयर चार्ज कर रही है। तो ये भी उनके क्लेम को रॉन्ग करता है। लेकिन ज्यादा जो इनकंसिस्टेंट बनाता है उसको, ज्यादा जो उसको फॉल्स करती है वो ये स्टेटमेंट है कि भाई इनका तो रेंट उससे भी हाफ है, इनका तो फेयर उससे भी हाफ है। चिरोकी बस कॉर्पोरेशन हैज अ लोअर फेयर फ्रॉम न्यूयॉर्क सिटी टू बोस्टन देन डज फ्लैश। अब ये हमें पता चल रहा है कि चिरोकी बस कॉर्पोरेशन का जो फेयर है न्यूयॉर्क सिटी टू बोस्टन का, न्यूयॉर्क सिटी टू बोस्टन की तो कंपैरिजन ही नहीं हो रहा ना, कंपैरिजन हो रहा है वाशिंगटन डीसी टू न्यूयॉर्क सिटी का। हो सकता है कि बॉस्टन तक का उसका जो डिस्टेंस है वो कम हो, तो रेंट हो सकता है वो इसलिए कम चार्ज कर रही हो, फेयर वो इसलिए कम चार्ज कर रही हो। तो ये तो रॉन्ग है, ये उसके साथ इतना कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट नहीं है जितना ज़्यादा इनकंसिस्टेंट स्टेटमेंट नंबर 1 है। क्योंकि इसमें ये कहा जा रहा है कि इसका रेंट, इसका फेयर और फ्लैश बस लाइन कंपनी का, फ्लैश लाइन बस सर्विसेज का जो फेयर है वो इक्वल है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि लॉन्ग लाइन एयरवेज इनसे भी 50% लेस चार्ज कर रही है, हाफ चार्ज कर रही है ना, वन हाफ चार्ज कर रही है। तो सबसे ज्यादा जो इस गिवन स्टेटमेंट को इनकंसिस्टेंट बना रही है वो स्टेटमेंट नंबर 1 है, स्टेटमेंट नंबर 1 बनती है, स्टेटमेंट नंबर 1 बनती है, राइट। So this was question number 1. Question number 6. In an examination, Rizwana has more marks than Fozia. Shagufta has fewer marks than Zahid. Fozia and Abid have more marks than Shagufta. If the above is true, then which of the following must be true? Must also be true. So again logical reasoning का question number 6 है, और इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि रिजवाना के मार्क्स फौजिया से ज़्यादा हैं। तो मैं साथ साथ यहाँ पे लिखता जाता हूँ ताकि मैं इसको फाइंड आउट कर सकूँ। आपको भी जो रफ वर्क करने के लिए पेपर टेस्ट में अवेलेबल होगा, आप उसके ऊपर ये बना लीजिए कि रिजवाना के जो मार्क्स हैं, पहली इन्फॉर्मेशन ये है कि वो ज़्यादा हैं फौजिया से, और शगुफ्ता के मार्क्स जाहिद से कम है, शगुफ्ता के मार्क्स जाहिद से कम है। सो रिजवाना के मार्क्स फौजिया से ज़्यादा हैं और शगुफ्ता के मार्क्स जाहिद से कम है। इसका मतलब है जाहिद के मार्क्स शगुफ्ता से ज़्यादा हैं, क्योंकि शगुफ्ता के जो मार्क्स हैं फ्यूअर मार्क्स देन जाहिद। फौजिया एंड आबिद हैव मोर मार्क्स देन शगुफ्ता, एंड फौजिया और आबिद इन दोनों के मार्क्स भी शगुफ्ता से ज़्यादा हैं। ये 3 बातें हमें पता चली है। पहली बात हमें ये पता चली है कि रिजवाना हैज़ मोर मार्क्स देन फौजिया, जाहिद हैज़ मोर मार्क्स देन शगुफ्ता, एंड फौजिया प्लस फौजिया एंड आबिद थे, ठीक है, फौजिया एंड आबिद, जैसे आबिद था, हैज़ मोर मार्क्स देन शगुफ्ता एज वेल। Now what is the question? If the above is true, if the above is true, the given conditions are true, which of the following must also be true? तो कौन सी बात लाजमी ट्रू होगी? फौजिया हैज फ्यूअर मार्क्स देन शगुफ्ता, ये तो बात कभी भी ट्रू नहीं हो सकती भाई। खुद से गिवन है क्वेश्चन में कि फौजिया और आबिद के मार्क्स शगुफ्ता से ज्यादा है, तो ये तो रॉन्ग है। रिजवाना हैज मोर मार्क्स देन शगुफ्ता, यस, ये बात तो लाजमी ही ट्रू होगी, इट मस्ट बी ट्रू। रीजन क्या है देखें, फौजिया और आबिद के मार्क्स शगुफ्ता से ज्यादा हैं, और फर्स्ट स्टेटमेंट में गिवन था कि रिजवाना के मार्क्स फौजिया से ज्यादा हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि रिजवाना के मार्क्स शगुफ्ता से भी तो लाजमी ही ज्यादा होंगे जब उसके फौजिया से भी ज्यादा मार्क्स हैं। मैं ये कहता हूँ कि ए इज ग्रेटर देन बी, और फिर मैं कहता हूँ बी इज ग्रेटर देन सी, तो कॉमन सेंस की बात है कि ए लाजमी तौर पर सी से बड़ा होगा। यहाँ पे यही काम हो रहा है कि पहले कहा गया कि रिजवाना के मार्क्स फौजिया से ज्यादा हैं, फिर कहा गया कि फौजिया और आबिद के मार्क्स शगुफ्ता से ज्यादा हैं, और पूछा आपसे ये जा रहा है कि कौन सी बात लाजमी ट्रू होगी, तो ये बात लाजमी ट्रू होगी कि रिजवाना के मार्क्स शगुफ्ता से ज़्यादा ही होंगे। फौजिया हैज़ फ्यूअर मार्क्स देन जाहिद, इसके बारे में हम वी आर नॉट श्योर, क्योंकि ये तो कहा जा रहा है कि जाहिद के मार्क्स शगुफ्ता से ज़्यादा हैं, लेकिन हमें ये क्लियरली नहीं पता कि क्या उसके मार्क्स फौजिया और आबिद से भी ज़्यादा हैं। अगर तो फौजिया और आबिद से भी ज़्यादा हैं तो फिर रिजवाना के मार्क्स भी ज़्यादा होंगे। तो ये हम रिलेशनशिप क्लियरली इस्टेब्लिश नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमें क्लियरली यहाँ पे मैंशन नहीं है। जायद हैज मोर मार्क्स देन रिजवाना, अगेन ऐसी कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में क्लियर नहीं है, सो एविडेंटली आई कैन नॉट टेल कि इट्स ट्रू और फॉल्स, तो ये भी नहीं है। जायद हैज, अगेन वही बात है कि जायद की इंफॉर्मेशन सिर्फ शगुफ्ता के बारे में थी कि जायद के मार्क्स जो है वो शगुफ्ता से ज़्यादा हैं,
अब आबिद के मार्क्स भी शगुफ्ता से ज्यादा है, लेकिन जायद और आबिद में से एक दूसरे के मार्क्स किसके ज्यादा हैं किसके कम है, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास इन तीनों स्टेटमेंट्स में नहीं है। सो वी आर नॉट 100% श्योर अबाउट देम। सो द ओनली स्टेटमेंट जो हमारे लिए मस्ट बी ट्रू है वो ये है कि रिजवाना के मार्क्स शगुफ्ता से ज्यादा होंगे। दिस इज द ओनली वन जो कि हमारे लिए 100% यहाँ पे ट्रू है, जिसको हम क्लियरली यहाँ पर इस क्लेम को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द ओलंपिक गेम्स द फ्लैग्स ऑफ, ये मिस प्रिंट है इसको करेक्ट कर लें, इन द ओलंपिक गेम द फ्लैग्स ऑफ 6 नेशंस वर फ्लोन ऑन द मैस इन द फॉलोइंग वे। चेक ओलंपिक गेम में फ्लैग थे 6 नेशंस के जिनको फॉलोइंग वे के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया गया। द फ्लैग ऑफ अमेरिका वाज लेफ्ट ऑफ पाकिस्तान, तो ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान का लेफ्ट ये बनता है, तो अमेरिका का फ्लैग पाकिस्तान के लेफ्ट पे था। एंड टू द राइट ऑफ द फ्लैग ऑफ फ्रांस, जबकि अमेरिकन फ्लैग फ्रेंच फ्लैग के राइट पे था। तो इसका मतलब है ये उसके लेफ्ट पे था, तभी तो फ्रेंच फ्लैग के राइट के ऊपर अमेरिकन फ्लैग बनता है। तो ये राइट है ना, और ये पाकिस्तान के मुताबिक लेफ्ट है। अच्छा, ये एक अरेंजमेंट होगी। फ्लैग ऑफ इंग्लैंड वाज सेकंड सेकंड सिचुएशन, क्या फ्लैग ऑफ इंग्लैंड वाज ऑन द राइट ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तानी फ्लैग के राइट के ऊपर इंग्लैंड का फ्लैग है। बट फ्लैग ऑफ इंग्लैंड वाज ऑन द राइट ऑफ द पाकिस्तान फ्लैग बट वाज टू द लेफ्ट ऑफ द फ्लैग ऑफ जापान, लेकिन जापानीज फ्लैग के वो लेफ्ट पे था, तो लेफ्ट ये बनता है। विच वाज विच वॉज टू द लेफ्ट ऑफ द फ्लैग ऑफ चाइना, और जापानीज फ्लैग था ऑन द लेफ्ट ऑफ द चाइनीज फ्लैग, इसका मतलब है चाइनीज फ्लैग उसके राइट पे था। फाइंड द टू फ्लैग्स विच आर इन द सेंटर, तो अगर हम अरेंजमेंट को देखें, मैंने साथ साथ अरेंजमेंट कर ली, आपने भी पेपर में यही करना है कि आपको जो सीबीटी में जो रफ पेपर गिवन होगा, रफ काम करने के जो पेपर्स गिवन उस पर यूं सिनेरियो को ड्रॉ कर लो इस तरह की स्टेटमेंट के अंदर। तो अब हमने फाइंड आउट करना है कि कौन से दो फ्लैग्स सेंटर में आते हैं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स, टोटल फ्लैग्स आर 6। तो ये टू और ये टू अगर कॉर्नर्स पे लिया जाए तो सेंटर में ये टू फ्लैग्स आते हैं जिसमें पाकिस्तान एंड इंग्लैंड फ्लैग है। सो ऑप्शन ए हियर इज द राइट चॉइस कि पाकिस्तान एंड इंग्लैंड फ्लैग आर राइट इन द मिडल ऑफ दिस फ्लैग। ओके जी। सो नाउ अनदर क्वेश्चन, इन अ क्रिकेट सीजन पाकिस्तान डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया ट्वाइस। इन अ क्रिकेट सीजन पाकिस्तान डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया ट्वाइस, तो क्रिकेट सीजन में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 2 दफा हराया। वेस्ट इंडीज डिफीटेड पाकिस्तान ट्वाइस, अब वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को 2 दफा हराया। ऑस्ट्रेलिया डिफीटेड वेस्ट इंडीज ट्वाइस, और ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को 2 दफा हराया। पाकिस्तान डिफीटेड न्यूजीलैंड ट्वाइस, तो पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 2 दफा हराया। वेस्ट इंडीज डिफीटेड न्यूजीलैंड ट्वाइस, और वेस्ट इंडीज ने भी न्यूजीलैंड को 2 दफा हराया। विच कंट्री हैज लॉस्ट द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, अगर तो आप इसको गौर से पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि न्यूजीलैंड ने ही सबसे ज्यादा मैचेस हारे हैं। कैसे? हम नंबर ऑफ डिफीट्स लिखते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। अब कंट्रीज कौन कौन से हैं, पाकिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया है, वेस्ट इंडीज है और न्यूजीलैंड है। सो दीज 4 कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड वेस्ट इंडीज, इन 4 कंट्रीज का जिक्र। अब हम इनकी नंबर ऑफ डिफीट्स लिखते हैं। अब पाकिस्तान ने 2 दफा ऑस्ट्रेलिया को हराया, इसका मतलब है ऑस्ट्रेलिया की ये 2 डिफीट्स होगी। फिर वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को 2 दफा हराया, तो पाकिस्तान की भी 2 डिफीट्स होगी। फिर ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को 2 दफा हराया, तो वेस्ट इंडीज के पास भी 2 डिफीट्स हैं। अब पाकिस्तान डिफीटेड न्यूजीलैंड ट्वाइस, तो न्यूजीलैंड के पास 2 डिफीट्स पाकिस्तान से आई हैं। वेस्ट इंडीज ने भी 2 दफा ट्वाइस जो है वो न्यूजीलैंड को हराया, तो 2 डिफीट्स उसके पास वहां से भी हैं। तो टोटल डिफीट्स न्यूजीलैंड की 4 बन रही हैं, जो कि बाकी कंट्रीज से ज्यादा है। तो अगर आप स्टेटमेंट को गौर से पढ़ते तो आखिर में क्लियरली मेंशन था कि 2 दफा न्यूजीलैंड पाकिस्तान से हारा है और 2 दफा न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज से हारा है, तो ज्यादा नंबर ऑफ डिफीट्स इसी की हैं। सो राइट आंसर यहाँ पे न्यूजीलैंड बनता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय मिस्टर आरिफ सेड ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। सो मिस्टर आरिफ एक फोटोग्राफ की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कह रहे हैं कि इस तस्वीर में जो लड़का है, ही इज द ओनली सन ऑफ द सन ऑफ माई मदर। सो देर इज अ बॉय इन दिस पिक्चर, देर इज अ बॉय इन दिस पिक्चर। रफ पेपर में अगेन रिलेशनशिप्स को ड्रॉ कर लेना, देर इज अ बॉय इन दिस पिक्चर एंड मिस्टर आरिफ क्या कह रहे हैं कि ही इज द सन ऑफ द, वो क्या है, ही इज द सन ऑफ द, ये बॉय जो है ही इज द सन ऑफ द, फिर इससे पहले क्या है, ओनली सन, ओनली सन ऑफ माई मदर। तो आप रिलेशनशिप ड्रॉ करो फिर रिवर्स में देखोगे ऑफ माई मदर। सो मिस्टर आरिफ पॉइंट किसकी तरफ कर रहे थे, एक बॉय की पिक्चर की तरफ, और अब हम रिवर्स में चलेंगे। सो आरिफ साहब की मदर के ओनली सन का बेटा है ये लड़का। सो अगर आरिफ साहब ये कह रहे हैं कि मेरी मदर का एक ही बेटा है, तो ही इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स हिमसेल्फ, वो अपनी बात कर रहे हैं, तो ये आरिफ साहब ही हैं। तो आरिफ साहब की मदर का ओनली सन खुद आरिफ साहब ही हैं।
और फिर उनका बेटा है इस पिक्चर में, ये उस बॉय की पिक्चर है, तो इसका मतलब है आर्य साहब अपने ही बेटे की बात कर। तो हाउ इज मिस्टर आरिफ रिलेटेड टू दैट बॉय? मिस्टर आरिफ उसके उस लड़के के फादर है। मिस्टर आरिफ इज द फादर ऑफ दैट बॉय। तो एक आध क्वेश्चन आपके पास रिलेशनशिप का भी बैरिया में ऑन एंड ऑफ आता रहता है। अब ये क्वेश्चन है, अगेन ये क्वेश्चन भी रिलेशनशिप का है, लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी इन सेंस ये क्वेश्चन इस तरह से है कि इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन एक शख्स दूसरे को बता रहा है, तो आपने उस पर कंफ्यूज नहीं होना कि हमने रिलेशनशिप जिनका निकालना है, आपने उन्हीं तक ही जो है क्वेश्चन को महदूद रखना है, तो फिर आप क्विकली क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर सकोगे। जारा टोल्ड सारा। अब जारा सारा को सिर्फ बता रही है, द गर्ल आई मेट यस्टरडे, एक लड़की की बात हो रही है, द गर्ल आई मेट यस्टरडे एट द बीच। तो मैंने क्या बताया हुआ है पहले भी लेक्चर्स में कि जो गिवन रिलेशनशिप है पहले उनको फॉरवर्ड में ड्रॉ करो, फिर रिवर्स में आ जाओ, जैसे मैंने इससे लास्ट क्वेश्चन में किया, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में किया। द गर्ल आई मेट यस्टरडे एट द बीच वॉज द यंगेस्ट डॉटर, जो लड़की मुझे मिली थी वो क्या है, वो यंगेस्ट डॉटर है। किसकी यंगेस्ट डॉटर है वो? और द ब्रदर इन लॉ ऑफ ब्रदर इन लॉ, तो ब्रदर इन लॉ हैं, किसके ब्रदर इन लॉ हैं? और माई फ्रेंड्स मदर, मेरी मेरी फ्रेंड के मदर के, मेरी फ्रेंड के मदर के ब्रदर इन लॉ है। हाउ द गर्ल रिलेटेड टू जारा फ्रेंड, हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू जाराज फ्रेंड? तो जारा की फ्रेंड यहाँ पे है ना, तो यहाँ से अब हम रिवर्स में चलेंगे, जारा की फ्रेंड की मदर के ब्रदर इन लॉ। अब हमने रिलेशनशिप बताना है जारा का और इस लड़की का, तो हम साथ साथ जारा के लिए रिलेशनशिप चेक करते जाएंगे। तो जारा की फ्रेंड का रिलेशनशिप चेक कर जाएंगे। जारा की जो फ्रेंड है उनकी जो मदर है उनके ब्रदर इन लॉ थे वो। तो जारा की जो फ्रेंड है, फ्रेंड के इस यानी इस फ्रेंड के जो मदर के ब्रदर इन लॉ हैं वो इसके अंकल हैं, और ये उनकी यंगेस्ट डॉटर है। तो अंकल की यंगेस्ट डॉटर क्या लगेगी? जारा की फ्रेंड की वो कजन लगेगी, वो उसकी कजन हुई। तो शी रिलेशनशिप क्या है? शी इज द कजन ऑफ द फ्रेंड। तो इस क्वेश्चन ने बड़ी ट्रिक इस्तेमाल करने की कोशिश की हुई है एग्जाम में, अगेन क्योंकि पास पेपर्स का क्वेश्चन है। तो ट्रिक क्या किया हुआ है कि जारा एक तो सारा को बता रही है, और जारा का यहाँ पे रिलेशनशिप नहीं है, जारा की फ्रेंड का रिलेशनशिप है। तो स्टार्ट वहां से लेंगे। तो पहले क्या करना है, आपने फॉरवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ करने है। मैं ओवरव्यू दे देता हूँ क्वेश्चन का। एक गर्ल की बात हो रही थी, जारा ने यह बताया कि द गर्ल जो कि उसको बीच में मिली है वो यंगेस्ट डॉटर है, किसकी? ब्रदर इन लॉ की। किसके ब्रदर इन लॉ की? मेरी फ्रेंड के मदर के ब्रदर इन लॉ की। तो फ्रेंड का रिलेशनशिप बताना था इस गर्ल के साथ। तो फ्रेंड की मदर के जो ब्रदर इन लॉ हैं वो इसके अंकल थे, और ये उनके अंकल की यंगर डॉटर थी। तो फ्रेंड की वो क्या होगी? कजन होगी। तो मेरे अंकल की बेटी क्या होगी? मेरी कजन होगी। तो सेम गोल यहाँ पे। तो इस तरह से आपने रिलेशनशिप इसमें से ड्रॉ कर लेना। इन वाइट्रो स्टडी 160 cats were injected with salt X. 160 other cats were injected with placebo. In 2 weeks, 39% of the white cats who were infected with the salt X showed symptoms of K fever. रिपीटेड क्वेश्चन में से है, मैंने आपको आपके मॉक टेस्ट में भी इसको दिया था सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ तक इन्फॉर्म लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसके अंदर स्टेटमेंट में क्या पता चल रहा है कि एक इनवाइट्रो स्टडी हुई है, और उस इनवाइट्रो स्टडीज के अंदर वाइट कैट्स को 160 वाइट कैट्स थी जिनको सॉल्ट एक्स इंजेक्ट किया गया है, और बाकी जो 160 वाइट कैट्स टाइप ऑफ कैट्स वही है उनको प्लेसिबो इंजेक्ट किया गया। इन 2 weeks 39% ऑफ द वाइट कैट्स वर इंजेक्टेड विद सॉल्ट एक्स शोड सिम्टम्स ऑफ के फीवर। तो वो वाइट कैट्स जिनको सॉल्ट एक्स इंजेक्ट किया गया था उनमें के फीवर की बीमारी के सिम्टम्स जो हैं वो शो हुए हैं। हेंस इट कैन बी कंक्लूडेड that K fever is caused by some elements similar to the elements in salt X. लॉजिकल का क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपने इंफॉर्मेशन को और क्वेश्चन को सेपरेट आउट करना है, और उससे भी पहले इंफॉर्मेशन और कंक्लूजन को सेपरेट आउट करना है। मैंने अभी क्वेश्चन नहीं पढ़ा, इसकी टेक्निक क्या सॉल्व करने की, मैं क्वेश्चन पे गया ही नहीं, मैंने क्वेश्चन को नहीं छेड़ा, मैंने सिर्फ इंफॉर्मेशन को समझने की कोशिश की है। और इन्फॉर्मेशन मुझे ये पता चली है कि 160 वाइट कैट्स को सॉल्ट एक्स और 160 वाइट कैट्स को प्लेसिबो इंजेक्ट किया गया, और वो कैट्स 39% ऑफ दोज कैट्स जिनको सॉल्ट एक्स इंजेक्ट किया गया था उनमें के फीवर के सिम्टम्स आए हैं। कंक्लूजन ये है जिसको मैं ब्लू में हाईलाइट कर रहा हूँ, इट कैन बी कंक्लूडेड दैट के फीवर इज कॉज्ड बाय सम एलिमेंट सिमिलर टू द एलिमेंट्स इन सॉल्ट एक्स। उसका कंक्लूजन क्या है? उसका कंक्लूजन ये है कि वो वाइट कैट्स जिनको हमने सॉल्ट एक्स इंजेक्ट किया है उनमें के फीवर के सिम्टम्स शो हुए थे। तो रीज़न क्या है कि कंक्लूजन उसने ये बनाई है कि जी के फीवर जो है वो
सॉल्ट एक्स में पड़े हुए एलिमेंट्स की वजह से होता है। तो उसकी कंक्लूजन ये है कि सॉल्ट एक्स में कुछ ऐसे एलिमेंट्स पाए जाते हैं कि जिनकी वजह से वाइट कैट्स को के फीवर हुआ है। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन उसका क्या है, ठीक है। सो क्वेश्चन के अंदर वो आपको ये कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वुड मोस्ट सीरियसली वीकन द डिस्कशन अबव। अबाउट डिस्कशन को वीक क्या करेगी बात, यानी अबाउट डिस्कशन का कंक्लूजन ये है कि सॉल्ट एक्स की वजह से वाइट कैट्स को के फीवर हुआ है। उसका कंक्लूजन ये था, क्योंकि उसने कहा कि के फीवर कॉज हुआ है उन एलिमेंट्स को जो कि सिमिलर हैं सॉल्ट एक्स के, जो कि सिमिलर टू सॉल्ट एक्स हैं, सिमिलर टू द एलिमेंट्स इन द सॉल्ट एक्स हैं। तो कौन सी बात इन गिवन ऑप्शन में से इसको वीक करेगी, यानी इसको इस हमने वो ऑप्शन ढूंढना है जो टोटली इसके अगेंस्ट है। ठीक है, अब मैं ऑप्शन पढ़ूंगा। द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ व्हाइट कैट डू नॉट कंटेन एनी ऑफ द एलिमेंट्स फाउंड इन सॉल्ट एक्स। इसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और ना ही ये कंक्लूजन के साथ उस तरह से रिलेट करती है कि उसको टोटली वीक कर दे। कह रहा है कि जहाँ पे वो जो उनका नेचुरल हैबिटेट है, यानी जहाँ पे वो रहती हैं नेचुरल इन्वायरमेंट जो उनका अपना है, उसके अंदर जो है ना सॉल्ट एक्स का एलिमेंट नहीं पाया जाता। हो सकता है ना पाया जाता, हो सकता है पाया जाता। वी डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन which is related to this paragraph. So I am not taking it as serious point के जो कि इस डिस्कशन को वीक करेगा। तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, कंसिडर ही मैं इसको कर रहा। One among the 160 white cats had already showed symptoms of K fever prior to the experiment. अब ये बात बड़ी स्ट्रॉन्ग है कि इन 160 कैट्स में से जिनको सॉल्ट एक्स इंजेक्ट किया गया उसमें ऑलरेडी के फीवर के सिम्टम्स पहले से मौजूद थे, यानी प्रायर का मतलब है बिफोर द एक्सपेरिमेंट मौजूद थे। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ी सी लॉजिक लगाएं तो ये उस कंक्लूजन के बिल्कुल अगेंस्ट चली जाती है बात, क्योंकि उस कंक्लूजन के मुताबिक सॉल्ट एक्स इज द कॉज फॉर के फीवर, एंड इस स्टेटमेंट के मुताबिक पहले से किसी एक कैट के अंदर के फीवर के सिम्टम्स मौजूद थे जिसकी वजह से अब बाकी कैट्स इफेक्ट हो रही हैं, वो ये कहना चाह रहा है। तो ये उस जो कंक्लूजन जो उसने क्वेश्चन में दी हुई है उस कंक्लूजन के टोटली अगेंस्ट है ऑप्शन बी। So this is totally against the option B. Option B is totally against the conclusion given. Given conclusion क्या है कि के फीवर हुआ है सॉल्ट एक्स की वजह से। ये कह रहा है कि पहले से किसी एक कैट में प्रेजेंट था जिससे बाकी कैट्स इन्फेक्ट हुई हैं। तो ये मुझे आंसर लग रहा है, बट स्टिल लॉजिकल रीजनिंग के जब भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है, चाहे वो आपके एनालिटिकल रीजनिंग के नाम से सेक्शन में आ रहे हो, वर्बल रीजनिंग के नाम से आ रहे हो, आईक्यू के नाम से आ रहे हो, ये लॉजिकल स्टेटमेंट का सवाल है, तो हमेशा सवाल पे गौर करते हुए देखना है कि बताना क्या है। तो ये अभी कर रहा है, लेकिन उससे भी अगली बात है कि नहीं कि ऑप्शन सारे पढ़ने हैं। हो सकता है कि किसी और में इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर स्टेटमेंट हो। पीपल सफरिंग फ्रॉम के फीवर आर द विक्टम्स ऑफ द गोल्डन वाइपर ऑफ सिंध। दिस इज टोटली अनरिलेटेड टू द क्वेश्चन। ये लॉजिक तो बन ही नहीं सकती कि जी गोल्डन वाइपर कोई नामी सांप पाया जाता है सिंध में और उन उसके काटने की वजह से लोगों को के फीवर हुआ है। हमें तो पीपल की बात ही नहीं है। वी आर इंटरेस्टेड इन द वाइट कैट्स एक्सपेरिमेंट कि जिन वाइट कैट्स को प्लेसिबो और सॉल्ट एक्स इंजेक्ट किया गया। तो ये तो बिल्कुल ही रिलेट ही नहीं करता ना, ताल्लुक ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता कभी भी। द साइंटिस्ट एडमिनिस्टर्ड द इंजेक्शंस बीइंग इग्नोरेंट ऑफ द कंटेंट्स ऑफ सॉल्ट यूज्ड। अब ये बात भी एक स्ट्रॉन्ग तो बनती है, रीजन तो बनती है कि भाई साइंटिस्ट ने जो है ना वो सॉल्ट एक्स के इंजेक्शन तो लगा दिए और उसके उसके कंटेंट्स को नहीं देखा। ठीक है, नहीं देखा, लेकिन उनकी तो कंक्लूजन यही है ना कि सॉल्ट एक्स की वजह से ही उनको के फीवर हुआ है। तो ये उसको वीक नहीं कर रहा, ये उसको सपोर्ट कर रहा है, ये उल्टा उसको सपोर्ट कर रहा है। हमने वो ढूंढना है, हमने वो ऑप्शन ढूंढना है जो कि इस डिस्कशन को क्या करेगा, वीक करेगा। इस बात को समझें आप लोग। लॉजिकल स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा टाइम ले जाती हैं हमारे टेस्ट में, हमारे एनालिटिकल या वर्बल रीजनिंग के सेक्शन में, ठीक है। तो स्टेटमेंट में हमने वो बताना है, हमसे पूछा गया है कि फाइंड आउट द स्टेटमेंट विच इज वीकनिंग दिस कंक्लूजन। 160 white cats used in the experiment were kept isolated from each other. अगर हम इसको ट्रू मानते हैं तो फिर तो वो उल्टा और सपोर्ट कर रहा है, वो तो उल्टा और इस स्टेटमेंट को सपोज कर रहा है, को सपोर्ट कर रहा है, वीक नहीं कर रहा। हमने तो ढूंढना जो कि वीक कर रहा है। सपोर्ट कैसे कर रहा है भाई? अगर लेट से हमने ये बात की ना, ऑप्शन बी के अंदर था
कि वन ऑफ द वाइट कैट वाज ऑलरेडी इफेक्टेड फ्रॉम के फीवर और उसने बाकियों को इन्फेक्ट किया तो 39% पे काम चला गया। अगर सारी कैट्स को आइसोलेशन में रखा हुआ था तो फिर अगर एक कैट को पहले से के फीवर की बीमारी थी भी, वो उससे इन्फेक्टेड थी भी, तो बाकियों को तो नहीं लगा सकती थी ना। हमने वीक वीक करने वाली स्टेटमेंट ढूंढनी है, तो ये तो स्टेटमेंट उल्टा उसको सपोर्ट कर रही है कि जी सॉल्ट टैक्स की वजह है। तो सॉल्ट टैक्स वाली रीजन को वीक करने की कंक्लूजन एक ही है कि पहले से उन कैट्स के अंदर इन्फेक्शन प्रेजेंट था के फीवर का, और उसका सॉल्ट एक्स से कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो ये वीक कर रही है उसके कंक्लूजन को, जो कि गिवन कंक्लूजन है ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है जी। अच्छा, नाउ अगेन द क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू द लॉजिकल रीजनिंग। अ सिमिलर क्वेश्चन वाज देयर इन द रीसेंट जो भी एग्जाम्स हुए हैं उनके अंदर भी था ये। स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज थी। वॉल चॉकिंग ऑन पब्लिक प्रॉपर्टी शुड बी आउटलॉड। radicals and fanatics radicals and fanatics radicals and fanatics have no right to use public property when promoting their unsavory views. The argument above is based on the idea. ठीक है, कह रहे हैं कि वॉल चॉकिंग पब्लिक प्रॉपर्टी के ऊपर वो आउटलॉड है, इलीगल है, तो टोटली इलीगल होना चाहिए। है तो वो इलीगल ही, लेकिन आउटलॉड नहीं, अगेंस्ट द लॉ है वो। रेडिकल्स एंड फनेटिक्स, रेडिकल्स वो होते हैं कि जिनकी रेडिकल अप्रोच होती है, बाकी सबसे ऑपोजिट अप्रोच होती है। फनेटिक्स तो मतलब वो होते हैं कि वो किसी चीज़ के पीछे इतना पागल है कि बस वो कहते हैं वही चीज़ ठीक है, या वही आ, मेरी बात ठीक है, या मेरी पॉलिटिकल पार्टी लेट से ठीक है, बाकी सब गलत है। दे हैव नो राइट टू यूज पब्लिक प्रॉपर्टी व्हेन प्रमोटिंग देयर अनसेवरी व्यूज। तो ये कह रहा है कि वॉल चॉकिंग को इलीगल होना चाहिए, बिल्कुल कतन रेडिकल्स को और फनेटिक्स को इस तरह की इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो पब्लिक प्रॉपर्टीज को यूज़ करें अपने व्यूज़ को बताने के लिए। ठीक है। द आर्ग्यूमेंट अबव इज बेस्ड ऑन द आइडिया। आर्ग्यूमेंट जो है, ये जो आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है, ये किस आइडिया के ऊपर बेस करता है, हमने वो आइडिया ढूंढना है। एवरी पर्सन हु यूजेस वॉल चॉकिंग फॉर द प्रमोशन ऑफ आइडियाज इज अ रेडिकल और फनेटिक। यहाँ पे तो उसने कहा यही है, उसने कहा है कि जो लोग दीवारों पे लिख रहे हैं वो रेडिकल और फनेटिक हैं। ठीक है। अच्छा, द जनरल पब्लिक हैज एन इंटरेस्ट इन द फ्री एक्सचेंज ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल व्यूज। भाई फ्री एक्सचेंज करें ना वो पब्लिक व्यूज का, लेकिन पॉलिटिकल व्यूज का, लेकिन उसके लिए आप पब्लिक प्रॉपर्टी को यूज ना करें। ये इसके ऊपर बेस तो नहीं करता, ये तो उसके अगेंस्ट आइडिया बन रहा है। ऑप्शन ए अभी तक मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा रिलेट करता है। आगे हमेशा इन क्वेश्चन में क्या करना है कि ऑप्शन सारी देखनी है। एनी प्रमोशनल एक्टिविटी विच इज अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट शुड बी प्रोटेक्टेड बाय लॉ। उसको वो कह रहा है कि ऐसी कोई भी प्रमोशनल एक्टिविटी जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, उस लॉ जो है ना उसको प्रोटेक्ट कर रहा हो, पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा हो। ठीक है, ये भी एक बात बन सकती है। रेडिकल्स एंड फैनेटिक्स प्रेफर द यूज ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी व्हाइल प्रोपोगेटिंग देयर व्यू पॉइंट। अभी ताल्लुक तो इसका भी है। लीगल कंस्ट्रेंट शुड बी इक्वल फॉर ऑल। ये तो एक लॉजिक, एक तो जनरल स्टेटमेंट है ना कि लीगल कंस्ट्रेंट तो सबके लिए होने चाहिए। लीगल रिस्ट्रिक्शन तो सबके लिए होनी चाहिए, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई पावरफुल है, कोई आम आदमी है, तो लॉ तो सब पे वैलिड है। ये तो बात चलो है, ये तो है। ठीक है, शुड बी इक्वल फॉर ऑल, ये तो एक जनरल स्टेटमेंट है। लेकिन जो ऊपर का आर्ग्यूमेंट है वो किस पे बेस करा था, हमने वो बताना है। तो एक तो ये है कि जी वो ये कह रहा है कि हर आदमी जो कि वॉल चॉकिंग को यूज कर रहा है वो रेडिकल और फनेटिक है। ये स्टेटमेंट ज़्यादा रिलेट करती है, क्योंकि उसने ये कहा है कि वॉल चॉकिंग पब्लिक प्रॉपर्टी पे टोटली इलीगल होनी चाहिए। रेडिकल्स और फनेटिक्स को बिल्कुल भी कोई राइट नहीं होना चाहिए कि पब्लिक प्रॉपर्टी को अपने पॉइंट ऑफ व्यू के लिए यूज करें। ठीक है। सो 100% आर्ग्यूमेंट इसके ऊपर बेस करता है, बाकी सारी बातें रिलेट करती हैं, लेकिन हो सकता है ना कि कोई वॉल के ऊपर हो सकता है किसी और चीज़ का ऐड लगा रहा हो। लेट से वॉल के ऊपर किसी ने पेंट कर दिया और ऐड लगा दिया, लेट से उस पर XYZ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का या XYZ मोटर कंपनी का, तो अब वो अनसेवरी व्यूज तो नहीं है। वॉल चॉकिंग पे तो दीवारों के ऊपर तो कोई कुछ भी जाके प्रमोशन कर सकता है, अच्छी भी कर सकता है, बुरी भी कर सकता है। लेकिन ये जो आर्ग्यूमेंट था ये टोटली इस पे था कि भाई जो पागल हैं और रेडिकल्स हैं वही जाके पब्लिक प्रॉपर्टी पे अपने अनसेवरी व्यूज को, अनसेवरी वो व्यूज हैं जो कि नाकाबिले बर्दाश्त हैं, उनको जो है ना वो प्रमोट कर रहा है। तो इनकी स्टेटमेंट जो गिवन स्टेटमेंट है वो इस आइडिया पे बेस करती है कि हर वो आदमी जो कि वॉल चॉकिंग कर रहा है ना, वो या तो रेडिकल है या फनेटिक है। जो मैंने आपको एग्जांपल दी ना कि भाई वॉल के ऊपर हो सकता है किसी ने पेंट किया है किसी गाड़ी के इश्तेहार का, किसी पंखे के इश्तेहार का, किसी मोबाइल फोन के इश्तेहार का। ठीक है। तो वो तो अनसेवरी व्यूज नहीं है, रेडिकल या फनेटिकिज्म नहीं है।
लेकिन इसकी स्टेटमेंट में ये कि वॉल चॉकिंग कर ही वो लोग रहे हैं जो कि रेडिकल्स हैं और फनेटिक्स हैं, यानी फैन बॉयज हैं कि नहीं जी नहीं हमारी पार्टी ठीक है, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ठीक हैं, या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, वो उसी के ऊपर एग्रीड है, बाकी किसी पे वो नहीं चलते। कि रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर द गिवन। देयर इज अ फैमिली ऑफ 6 persons G, J, B, E, T and Z. Their professions are teacher, writer, actor, singer, dancer and lawyer, but not respectively in the same order. So एक फैमिली है जिसके अंदर 6 persons हैं G, J, B, E, T and Z, और उनके प्रोफेशंस क्या क्या हैं, जिन प्रोफेशन से वो बिलोंग करते हैं उनमें से एक जो है वो टीचर है, एक राइटर है, एक एक्टर है, एक सिंगर है, एक डांसर है और एक उनमें से लॉयर है। लेकिन उस ऑर्डर में नहीं है कि जिस ऑर्डर में उनके नेम्स गिवन है। जी इज अ टीचर, जी के बारे में तो डायरेक्ट ही बता दिए कि जी क्या है, जी टीचर है। जी डांसर है, जी डांसर है। बी ना तो राइटर है ना एक्टर है, ठीक है, बी को भी हम एडजस्ट करते हैं कहीं पे। बी ना तो राइटर है ना ही एक्टर है। ई ना तो सिंगर है ना लॉयर है। टी इज एन एक्टर, टी एक्टर है। ये टीचर का री कर लें और ये टी बंदे का नाम कर लें ताकि कंफ्यूजन ना हो। जे लॉयर है, जे लॉयर है। 4 लोगों के तो डायरेक्टली प्रोफेशन दे दिए। बी अब ना राइटर है ना एक्टर है, एक्टर तो टी है, इसका मतलब है कि बी राइटर भी नहीं है एक्टर भी नहीं है, तो एक ही प्रोफेशन पीछे बचा, बी क्या है, सिंगर है। कॉमन सेंस लगानी है थोड़ी सी इस क्वेश्चन में। ई सिंगर भी नहीं है और लॉयर भी नहीं है, भाई लॉयर तो जे थे और सिंगर तो बी आ रहे हैं, तो एक ही प्रोफेशन बचा ना, टीचर डांसर एक्टर लॉयर, सिंगर में से एक ही प्रोफेशन बचा राइटर का, तो इट मीन्स ई क्या है, ई इज द राइटर देयर, राइट, गॉट इट जी। सो ई राइटर है, मैंने सबके निकाल लिए। पहले में तो जो पूछी हुई है बात वो तो एग्जैक्ट क्वेश्चन के अंदर ही स्टेटमेंट में गिवन थी कि जे इज अ लॉयर। हु इज द टीचर अमंग देम, टीचर के बारे में हमें गिवन था फर्स्ट स्टेटमेंट में ही कि जी इज द टीचर, तो जी टीचर है। विच प्रोफेशन डज ई बिलोंग टू, अब ये ढूंढने वाला था वो हम ऑलरेडी ढूंढ चुके हैं। ई क्या है, राइटर है। और आखिरी क्या है, हु इज द डांसर अमंग देम, सो डांसर उनके बीच में कौन है, जी डांसर है, जी इज द डांसर अमंग देम। एजुकेशनल फिल्म्स ए बी सी डी एंड ई आर टू बी शोन टू अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। सो 5 एजुकेशनल फिल्म्स हैं हमारे पास जिसमें ए बी सी डी और ई, इसको ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को दिखाना है। फिल्म्स आर टू बी शोन इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर व्हिच कन्फर्म्स टू द फॉलोइंग कंडीशंस, फिल्म को एक ऑर्डर में दिखाना है फिल्म्स को, और वो कंडीशंस क्या है, पहली कंडीशन है कि ए शुड बी शोन अर्लियर देन सी, सो ए ने सी से पहले प्ले होना है। बी मस्ट बी शोन अर्लियर देन डी, बी ने डी से पहले प्ले होना है। एंड ई शुड नॉट बी द 5th फिल्म, ई जो है वो 5वीं फिल्म नहीं होनी चाहिए, बाकी किसी भी नंबर पे उसको प्ले किया जा सकता है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्टेबल ऑर्डर फ्रॉम द फॉर द शोइंग ऑफ द एजुकेशनल फिल्म्स, कौन सा ऑर्डर इसमें से एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो अब अगर मैं ऑप्शंस को देखूं तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग क्यों है, क्योंकि ए और सी तो पहले, ए सी से पहले दिखा रहे हैं, पहली बात तो वो मान रहा है। बी को डी से पहले भी दिखा रहे हैं, दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। तीसरी कंडीशन थी, थर्ड कंडीशन थी कि ई 5th नंबर पे नहीं प्ले हो सकती, ई यहाँ पर 5th नंबर पे प्ले हो रही है। क्योंकि अगर मैं ये देखूं तो 1 2 3 4 और ई 5th पे आ रही है, तो ई कैन नेवर एवर बी द 5th फिल्म कंडीशन के मुताबिक, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। ए सी डी ई एंड बी, ए पहले है सी से, बिल्कुल ठीक है, और डी ई से पहले आ गया, तो इसका मतलब है सेकंड कंडीशन को फॉलो नहीं किया गया यहाँ पे, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। बी डी सी ए ई, बी पहले है डी से, ये बात बिल्कुल ठीक है, सेकंड कंडीशन फॉलोड है। सी ए से पहले है, तो इसका मतलब है फर्स्ट कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा, ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। बी डी ई ए सी, बी को डी से पहले प्ले किया गया है, बिल्कुल ठीक है, सेकंड कंडीशन फॉलो है। ई थर्ड नंबर पे आ गया है, 5th नहीं है, ये भी फॉलोड है। ए को सी से पहले प्ले किया गया है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन डी हेयर इज द ओनली राइट चॉइस। अगेन ई भी इनकरेक्ट है, वजह ई, ऑप्शन ई में फिल्म ई को पहले नंबर पे प्ले किया गया, चलो ठीक है, थर्ड कंडीशन तो फॉलो हो रही है, पर बी पहले है, वो भी फॉलो हो रहा है, ठीक है, डी बाद में है, यानी सेकंड कंडीशन भी फॉलो हो रही है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या उन्होंने की है कि सी पहले आ गया और फिर दोबारा भी सी ऑप्शन में मेंशन किया हुआ है,
और सी को ए से पहले प्ले कर रहा है, तो ये भी रॉन्ग है। तो द ओनली ऑप्शन लेफ्ट हियर इज ऑप्शन डी। ठीक है जी। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, दिस इज वन ऑफ द रीजंस के इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट भी किया है मैंने क्लासेस में। अच्छा, ये क्वेश्चन 8% वाला क्वेश्चन है, ये भी पास पेपर का क्वेश्चन है, बहुत दफ़ा आया हुआ है और मैंने आपको इसमें करवाया हुआ है, एक दफ़ा दोबारा करवा देता हूँ। लेकिन जब भी राउंड टेबल की अरेंजमेंट आएगी ना आपके पास पेपर में, डिफरेंट सिनेरियोज में आ जाती है, तो जो उसमें टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बनेंगी ना, सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट याद रखें, वो कितनी बनेंगी, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बनेंगी n-1 का होल फैक्टोरियल। अगर मैं कहता हूँ 5 स्टूडेंट्स हैं ना, उनको राउंड टेबल में बैठाना है, तो उनकी टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बनेगी 4 फैक्टोरियल, क्योंकि n यहाँ पे 5 है, 5-1 का होल फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, 5-1 का होल फैक्टोरियल हो जाएगा, जो हो जाएगा 4, 3, 2 एंड 1, 4 3 12, 12 2 24 डिफरेंट वेज बनेंगी टोटल। ठीक है जी, तो टोटल ये बनेगी। बात आपने याद रखनी है कि जब भी आप सर्कुलर अरेंजमेंट करेंगे या एक राउंड टेबल के गिर्द लोग बैठेंगे, तो जो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन विच दे कैन बी अरेंज, या टोटल नंबर ऑफ वेज इन दे कुड बी अरेंज विल बी n-1 का होल फैक्टोरियल। सो इस केस पे वापस आते हैं, एक्सप्लेनेशन मैंने दे दी उन स्टूडेंट्स को कि जिनको आइडिया नहीं है। अब वो पूछ रहा है कि इन हाउ मैनी वेज 8 persons कैन बी सीटेड एट अ राउंड टेबल इफ 2 particular persons मस्ट नॉट सिट नेक्स्ट टू ईच अदर। एक राउंड टेबल के गिर्द 8 लोगों को हमने बिठाना है, राउंड अरेंजमेंट में बिठाना है, सिटिंग करवानी है उनकी हमने, और ये बताओ कि कितनी वेज बनती हैं, कितनी पॉसिबल अरेंजमेंट बनती हैं जिसमें 2 लोग इकट्ठे नहीं बैठेंगे, जिसमें 2 लोग इकट्ठे नहीं बैठेंगे। अब इन क्वेश्चन के अंदर आपने क्या अप्रोच रखनी होती है कि आप टोटल नंबर ऑफ वेज निकालें, टोटल नंबर ऑफ वेज निकालें आप, उसमें से आप माइनस कर दें। किसको माइनस कर दें आप, कि जिसमें दे आर सिटिंग टुगेदर, in which they are sitting together, so you will get the arrangement in which they are not sitting together. This is your past papers question, very important question. तो टोटल नंबर ऑफ वेज यहाँ पे कितनी आ जाएंगी, 8 पर्सन है, तो टोटल अरेंजमेंट्स का फॉर्मूला क्या है, n-1 का होल फैक्टोरियल, तो दिस विल बी 8-1 का होल फैक्टोरियल विच इज 7 फैक्टोरियल। अब 7 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 5 जा 120, 126 जा 720, 720 इंटू 7 करना है, 720 इंटू 7 करेंगे, 7 0 जा 0, 7 2 जा 14, 1 इज कैरिड, 7 7 जा 49, 49 में 1 ऐड होगा तो 5050 टोटल वेज ऑफ अरेंजमेंट बनेंगी। टोटल वेज आ गई, दे आर 5040। नाउ आई विल माइनस the arrangements in which 2 particular people are sitting together. So whenever they are sitting together, so there is a possibility कि पहली अरेंजमेंट ये हो कि ए यहाँ पे बैठा हुआ है, फिर बी यहाँ पर बैठा हुआ है, फिर सी, फिर डी, these are 4 people, then E is the 5th people, F 6th, E, F, G is 7th and H is the 8th person. And now when the 2 person are sitting together, तो ए और बी लेट्स से इकट्ठे बैठे हुए हैं, तो जब भी 2 पर्टिकुलर लोग इकट्ठे बैठेंगे तो दे विल बी कंसिडर्ड एज 1 पर्सन, तो दे विल बी कंसिडर्ड एज 1 पर्सन। सो जब ये एक लोगों के तौर पे कंसिडर होंगे तो अब बाकी कितने रहेंगे, 2 3 4 5 6 एंड 7। सो अब 7 है, तो 7 की टोटल अरेंजमेंट्स क्या बनेंगी, 7-1 होल फैक्टोरियल, सो विच इज इक्वल टू द 6 फैक्टोरियल, एंड 6 फैक्टोरियल मैंने यहाँ तक कैलकुलेट किया था जो कि क्या आया था 720। तो इन विच दे आर सिटिंग टुगेदर में एक केस बना 720 का, प्लस एक दूसरा केस भी 720 का बनेगा, उसमें क्या हो जाएगा कि ए यहाँ पर आ जाए, बी यहाँ पर आ जाए, बट स्टिल दे आर सिटिंग टुगेदर एंड अगेन दे विल बी कंसिडर्ड एज अ सिंगल पर्सन। तो इनकी भी टोटल नंबर ऑफ वेज 7-1 फैक्टोरियल होंगी, वो भी 720 होंगी, तो ऑल्सो 720 इसमें ऐड हो जाएगा। तो दिस विल बी 5040 माइनस 1440, माइनस करेंगे 40 चला गया, 5000 एंड फिर 1400 चला गया, 3600 टोटल नंबर ऑफ वेज बनती हैं इन विच दे कैन बी सीटेड व्हेन 2 पर्टिकुलर पर्सन्स आर नॉट सिटिंग टुगेदर, मस्ट नॉट सिट टुगेदर वाली बात पे है, तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी बनेगा।
फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 people A, B, P, Q and R can be seated at a round table such that A and B must always sit together. A और B हमेशा इकट्ठे बैठ रहे हैं। हमने वो नंबर ऑफ वेज बतानी है जिसमें A और B इकट्ठे बैठ रहे हैं। एक राउंड टेबल है और उसके इर्द गिर्द जो लोग बैठेंगे, उस राउंड टेबल के अराउंड, द पीपल सिटिंग अराउंड these round table are A, B, P, Q and R ये 5 लोग बैठेंगे। इस तरह से बैठेंगे कि ए और बी हमेशा इकट्ठे बैठे हुए हैं। ए और बी हमेशा इकट्ठे बैठे हुए हैं। तो टोटल अरेंजमेंट्स n-1 फैक्टोरियल होती हैं। इस केस में हो जाएंगी 4-1 फैक्टोरियल, सॉरी 5-1 फैक्टोरियल, 5-1 फैक्टोरियल। टोटल 5 लोग हैं ना, तो 5-1 4 फैक्टोरियल टोटल वेज बनेगी। हमने टोटल वेज नहीं बतानी थी। 24 इज नॉट द आंसर, 12 इज द आंसर। कि जब ए और बी हमेशा इकट्ठे बैठे हुए हैं, जब इकट्ठे बैठेंगे ए और बी तो इनको एक पर्सन के तौर पे कंसिडर करना है। तो आप टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हो जाएंगे? आप टोटल नंबर ऑफ पीपल जब इनको एक के तौर पे कंसिडर करेंगे तो नाउ द टोटल नंबर ऑफ पीपल आर 4। टोटल नंबर ऑफ पीपल आर 4 नाउ because they will be considered as one person. So 1, 2, 3, 4. तो 4 की जगह टोटल अरेंजमेंट आएगी 4-1 होल फैक्टोरियल जो कि बनती है 3 फैक्टोरियल। एक अरेंजमेंट तो ये होगी। सेकंड अरेंजमेंट क्या है कि बी यहाँ पर आ गया और ए यहाँ पर आ गया, लेकिन अभी भी इकट्ठे बैठे हैं। सेकंड पॉसिबिलिटी ये बनती है, तो अभी भी तो ये 4-1 यानी 3 फैक्टोरियल ही होगा। तो फर्स्ट केस में भी ये 3 फैक्टोरियल है, अगले केस में भी 3 फैक्टोरियल, दोनों को ऐड करेंगे टोटल आ जाएगा 3 फैक्टोरियल होता है 6। तो यहाँ से 12 आंसर आना था, ये रहेगा। अब ये जो क्वेश्चन है ये कंपैरिजन का क्वेश्चन है। कंपैरिजन वाले क्वेश्चन के अंदर आपको क्या चीज देखने को मिलेगी? कंपैरिजन वाले क्वेश्चन के अंदर आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि आपको उसने ये बताया हुआ होगा कि ये चीज उससे बड़ी है या ये चीज उससे छोटी है। कंपैरिजन किया होगा, आखिर में उनका एक तरह से आपने क्रिटिकल थिंक करके बताना होगा कि जो ये चीज पूछ रहा है इन गिवन कंडीशन के मुताबिक वो कहाँ पे सेट होती है। करते हैं इस क्वेश्चन को। इन एग्जामिनेशन रिजवाना हैज मोर मार्क्स देन फोजिया। इनकी ट्रिक क्या करने की? इनकी ट्रिक ये है कि साथ साथ बनाते जाओ। रिजवाना के मार्क्स ज्यादा है ना फोजिया से, तो रिजवाना की तरफ, रिजवाना ग्रेटर है मार्क्स। शगुफ्ता हैज फ्यूअर मार्क्स देन जाहिद, तो शगुफ्ता के मार्क्स जाहिद से कम है। फ्यूअर का मतलब है तो जायद के ज्यादा है, तो ये एंगल ब्रैकेट किसकी तरफ ओपन होगी? जायद की तरफ। फोजिया एंड आबिद हैव मोर मार्क्स देन शगुफ्ता। अच्छा, फोजिया और आबिद दोनों के जो मार्क्स हैं वो शगुफ्ता से ज्यादा है। इफ द अबव इज ट्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट आल्सो बी ट्रू? फोजिया हैज फ्यूअर मार्क्स देन शगुफ्ता। क्या फोजिया के मार्क्स शगुफ्ता से कम है? नहीं, ये तो ट्रू नहीं हो सकता, क्योंकि खुद कहा गया है। कंडीशन की तरफ वापस आ जाओ कि फोजिया और आबिद शगुफ्ता से बड़े हैं। अब ये देखो ना, यहाँ पे राइट डाउन करने का इसको हमें ये फायदा हुआ। इसको राइट डाउन करने का क्या फायदा हुआ कि हमें बार बार स्टेटमेंट्स नहीं पढ़ने पड़ेंगी। अगर आप कंडीशन को राइट डाउन कर लोगे ना, स्टेटमेंट्स बार बार नहीं पढ़नी पड़ेंगी, टाइम वेस्ट नहीं होगा और कंफ्यूजन का शिकार नहीं होगे। तो मुझे देखते ही नजर आ गया, अच्छा यार फोजिया और आबिद तो शगुफ्ता से ज्यादा हैं, कैसे हो सकते हैं? पहली चॉइस मैंने डिस्कार्ड कर दी कि नहीं यार ये तो आंसर नहीं हो सकता। रिजवाना हैज मोर मार्क्स देन शगुफ्ता। रिजवाना का देते ना क्या स्टेटस था? उसने कहा कि शगुफ्ता से ज़्यादा फोजिया और आबिद के मार्क्स हैं, और फिर कहा कि रिजवाना के फोजिया से भी ज़्यादा मार्क्स हैं। तो ये बात तो ट्रू है कि रिजवाना के शगुफ्ता से ज़्यादा मार्क्स होंगे। ठीक है ना जी, रिजवाना के शगुफ्ता से ज़्यादा मार्क्स होंगे। तो ये कंडीशन तो ट्रू नज़र आ रही है। फिलहाल तो मुझे ये पोटेंशियल आंसर लग रहा है, लेकिन सवाल पे वापस आते हैं कि कौन सी कंडीशन मस्ट ऑल्सो बी ट्रू, जो कि लाजमी ट्रू होगी। तो देख लेते हैं कि ऑप्शन सी एंड डी में या ई में भी बल्कि हमारे पास क्या चॉइसेस हैं। फोजिया हैज फ्यूअर मार्क्स देन जाहिद। वापस आते हैं, फोजिया के जो मार्क्स हैं वो कम है जाहिद से। इसके बारे में हमको क्लियर रिलेशनशिप नहीं बता सकते। हमें ये तो कहा गया कि फोजिया और आबिद के शगुफ्ता से ज़्यादा मार्क्स हैं, फिर कहा गया कि जायद के शगुफ्ता से ज़्यादा मार्क्स हैं। ये नहीं बताया गया कि जायद और फोजिया में से किसके ज़्यादा मार्क्स हैं। ऐसा कोई क्लियर कट हमारे पास रिलेशनशिप नहीं। हाँ, ये बताया गया कि रिजवाना के तो फोजिया से भी ज़्यादा मार्क्स हैं। तो वी आर नॉट श्योर अबाउट इट कि 100% ट्रू होने की इसकी कोई गारंटी मुझे नज़र नहीं आ रही, इसलिए मुझे ये ऑप्शन डिस्कार्ड कर रहा हूँ। जाहिद हैज़ मोर मार्क्स देन रिजवाना। अगेन हमें इसके बारे में कोई रिलेशनशिप दिया ही नहीं गया। इन क्वेश्चन को करने का क्या
बल्कि एनालिटिकल किसी भी टाइप के क्वेश्चन को करने का, ये जितनी भी 6-7 टाइप्स मैंने बता दी ना कि सीरीज डायरेक्शन तक वाले और पैटर्न तक वाले भी करने का एक रूल कॉमन है, और वो रूल ये है कि स्टिक टू द इन्फो गिवन इन द क्वेश्चन। चाहे वो पैटर्न बेस्ड है, सीरीज वाला है, रीजनिंग वाला है, वर्बल रीजनिंग वाला है, डायरेक्शन वाला है, रिलेशनशिप वाला है, स्टिक टू द इन्फो गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में नहीं, हम अजम्पशन नहीं ले सकते, हम अजम्पशन नहीं ले सकते कि भाई रिजवाना और जायद का आपस में क्या रिलेशनशिप है। भाई अगर जायद के शगुफ्ता से मार्क्स ज्यादा हैं और फौजिया के भी शगुफ्ता से मार्क्स ज्यादा हैं, तो रिजवाना और जायद का कोई रिलेशनशिप मुझे क्वेश्चन में क्लियर नहीं है। सो मैं इसके बारे में नहीं कोई डिबेट कर सकता कि ये ट्रू है, कोई क्लियर कट इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है अभी भी। मस्ट बी ट्रू वाली बात मुझे ऑप्शन बी ही नजर आ रही है। मैं फिर भी ई को भी देखूंगा, जायद हैज मोर मार्क्स देन आबिद, इसकी भी कोई इंफॉर्मेशन हमें गिवन नहीं है। ये कहा गया कि फौजिया और आबिद के शगुफ्ता से मार्क्स ज्यादा हैं, जायद के भी शगुफ्ता से मार्क्स ज्यादा हैं, रिजवाना के मार्क्स फौजिया से भी ज्यादा हैं, बस ये बात बताएगी। इन तीन कंडीशंस के अलावा, ठीक है, कोई और कंडीशन पेपर में क्वेश्चन में मुझे गिवन नहीं है। सो आई कैन नॉट डिबेट ऑन इट, आई डू नॉट हैव अ क्लियर मार्क ऑन इट, दिस इज द आंसर। I don't have any info related to it. So I'll be discarding this option as well. So the only true option remains here is this one. Right? So this is how you will be solving the questions के जिनमें कंपैरिजन किया जा रहा होगा। एनालिटिकल रीजनिंग के ही क्वेश्चन है, टाइप 1 के क्वेश्चन जो मैंने स्टार्ट में बताई ना कि ये सिचुएशन होगी, नीचे एक ही क्वेश्चन होगा, तो ये सिचुएशन है, सिचुएशन में कंडीशंस हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात है। हाँ, हम इसमें से क्या क्रिटिकली थिंक कर सके थे वो ये थी कि क्योंकि शगुफ्ता से फौजिया के मार्क्स ज्यादा हैं और फौजिया से ज्यादा रिजवाना के मार्क्स हैं, तो इसका मतलब है रिजवाना के शगुफ्ता से भी ज्यादा मार्क्स होंगे। जस्ट लाइक कि मैं ये कहता हूं कि अली की जो एज है वो बिलाल से ज्यादा है, देयर इज अनदर स्टूडेंट इन द क्लास बिलाल, सो अली जो है वो बिलाल से बड़ा है। फिर मैं कहता हूं बिलाल जो है वो हारिस से बड़ा है, तो इट्स वेरी क्लियर कि अली जो है वो हारिस से भी बड़ा होगा। तो ये रिलेशनशिप तो मैंने यहां से निकाला ना कि शगुफ्ता के मार्क्स फौजिया से ज्यादा है, फौजिया के मार्क्स शगुफ्ता से ज्यादा है, और फिर फौजिया से ज्यादा रिजवाना के मार्क्स हैं, तो कॉमन सेंस है रिजवाना के भी शगुफ्ता से भी ज्यादा मार्क्स होंगे। तो ये तो रिलेशनशिप मैंने डिड्यूस किया था, क्रिटिकली थिंक करके एनालिसिस करके सवाल के ऊपर मैंने इसका जवाब ढूंढा था। ठीक है, बाकी किसी के बारे में आई कैन नॉट डिबेट इट। तो दिस इज व्हाई आई हैव टेकन मच टाइम ऑन दिस क्वेश्चन टू मेक यू गाइस अंडरस्टैंड कि आपने इनको सॉल्व करते हुए क्या पॉलिसी जो है वो यूज करनी है। अनदर क्वेश्चन सिमिलर टू इट एंड सिमिलर है, टाइप सिमिलर है, इंफॉर्मेशन उसमें डिफरेंट है, इसको देखते हैं क्या है। इन द ओलंपिक गेम्स द फ्लैग्स, इसको करेक्ट कर ले, फ्लैग्स ऑफ 6 नेशंस वर फ्लोन ऑन द मास्ट इन द फॉलोइंग वे। तो एक ओलंपिक गेम्स हो रही है जहां पे 6 नेशंस के फ्लैग हैं, अभी तक मुझे ये इंफॉर्मेशन मिली। पहली कंडीशन क्या, फ्लैग ऑफ अमेरिका वाज टू द लेफ्ट ऑफ पाकिस्तान एंड टू द राइट ऑफ द फ्लैग ऑफ फ्रांस। सो अमेरिका का जो फ्लैग है, साथ साथ कंडीशन को बनाते जाया करो आप, अपना जो रफ पेपर आपको गिवन होगा उसके ऊपर आपने बनाते जाना है। दैट विल हेल्प यू कि यू नीड नॉट टू गो टू द कंडीशंस अगेन एंड अगेन, यू नीड नॉट टू गो थ्रू देम अगेन एंड अगेन, जिससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपको कंफ्यूजन का शिकार नहीं होगे। तो अमेरिका का फ्लैग जो है पाकिस्तानी फ्लैग के लेफ्ट पे है, सो पाकिस्तानी फ्लैग का लेफ्ट पे है, पाकिस्तानी फ्लैग है ये पी, पी के लेफ्ट पे, लेफ्ट ये साइड बनती है, लेफ्ट के ऊपर अमेरिकन फ्लैग है एंड फ्रेंच फ्लैग के ये राइट पे है, क्योंकि कह रहा है द राइट ऑफ फ्रांस, तो फ्रांस का फ्लैग इधर होगा, दिस इज वाई इसका राइट पे अमेरिका बन रहा है। क्लियर? अच्छा, पहली कंडीशन होगी। सेकंड कंडीशन क्या, फ्लैग ऑफ इंग्लैंड वाज ऑन द राइट ऑफ द पाकिस्तान फ्लैग बट टू द लेफ्ट ऑफ द फ्लैग ऑफ जापान। तो पाकिस्तानी फ्लैग के राइट पे है इंग्लैंड का फ्लैग, तो पाकिस्तानी फ्लैग का राइट ये बनता है, यहाँ पे इंग्लैंड का फ्लैग है और इंग्लैंड का फ्लैग लेफ्ट बन रहा है जापान के फ्लैग का, तो जापान यहाँ पे आएगा कि जापान के लेफ्ट के ऊपर इंग्लैंड नजर आ रहा है, ये भी कंडीशन होगी। विच वॉज टू द लेफ्ट ऑफ द फ्लैग ऑफ चाइना, जो कि फ्लैग ऑफ चाइना के लेफ्ट पे है, सो जापानीज फ्लैग इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द चाइनीज फ्लैग, सो चाइना का लेफ्ट ये बना, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे। सो आई एम फेसिंग द स्क्रीन, सो आई एम यूजिंग माय लेफ्ट हैंड एंड माय राइट हैंड टू पॉइंट मी द डायरेक्शन, द सेम यू विल बी डूइंग इन योर एग्जाम। अगर सीबीटी बेस्ड है, अगर पेपर बेस्ड है, क्वेश्चन आता है, यहाँ पे भी आता है, जिस भी टेस्ट के लिए आता है, आपने देखना है जो आपके हैंड्स का लेफ्ट है वही आपने यूज करना है इन फ्लैग्स के लिए। कोई कंडीशन अनफुलफिल नहीं रही, मैंने ड्रॉ कर लिया, टेबल बन रहा है, क्योंकि एक ही कंडीशन है, सॉरी एक ही क्वेश्चन है और उसी की कंडीशन है, तो दे आर रिलेटेड टू वन अनदर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टू फ्लैग्स विच आर इन द सेंटर। हमने ये बताना है कि कौन से फ्लैग सेंटर में बनते हैं।
अच्छा वापस आते हैं, ये तो इजी सवाल है, काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 है। तो इनका सेंटर में टू फ्लैग्स की बात कर रहा है, तो सेंट्रल टू फ्लैग्स ये दो बनते हैं। मैं इनको मार्क कर देता हूँ इन रेक्टेंगल। तो ये जो है सेंटर बन जाता है, क्योंकि बिल्कुल ये सेंटर बन रहा है, क्योंकि इसी सेंटर के अगर आप बात करो तो इसी सेंटर के लेफ्ट पे टू फ्लैग्स हैं और इसी सेंटर के राइट पे भी टू फ्लैग्स बन रहे हैं। तो ये बिल्कुल सेंट्रल फ्लैग्स बनते हैं। तो पाकिस्तान एंड इंग्लैंड के जो फ्लैग्स हैं वो एग्जैक्टली इन द सेंटर है, ऑप्शन ए ही चॉइस है। ऐसे क्वेश्चन में यू नीड नॉट टू गो थ्रू द अदर चॉइसेस, क्योंकि ये क्लियर है। जो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने वो कंपैरिजन करवाया, मुझे देखना था कि यार हो सकता है उससे भी कोई बेहतर चॉइस हो। ये फौजिया शगुफ्ता एंड रिजवाना वाला क्वेश्चन था, जाहिद वाला जो क्वेश्चन था। इन दिस क्वेश्चन क्योंकि कंडीशन क्लियर नजर आ रही थी, तो आई नीड नॉट टू गो थ्रू ऑल द ऑप्शन। तो ये चीजें आपने देखनी है, आपने अपना टाइम जो है वो सेव करना है। अनदर क्वेश्चन अगेन रिलेटेड टू द, क्योंकि आज के स्टार्ट में हमारे पास जो कंपैरिजन वाले क्वेश्चन है एनालिटिकल रीजनिंग के या वर्बल रीजनिंग के भी, आप जो भी इनको नाम देंगे। इन अ क्रिकेट सीजन पाकिस्तान डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया ट्वाइस, वेस्ट इंडीज डिफीटेड पाकिस्तान ट्वाइस, ऑस्ट्रेलिया डिफीटेड वेस्ट इंडीज ट्वाइस, पाकिस्तान डिफीटेड न्यूजीलैंड ट्वाइस, वेस्ट इंडीज डिफीटेड न्यूजीलैंड अगेन ट्वाइस। which country has lost the number of games, has lost the greatest number of games? ठीक है, सबसे ज्यादा मैचेस किसने हारे हैं हमने ये बताना है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ टाइम्स किसने मैचेस हारे हैं। नॉट टू गेट कंफ्यूज्ड, stick to the statement and we will be collecting the defeats of these countries. So एक कंट्री क्या है यहाँ पे, पाकिस्तान है, एक ऑस्ट्रेलिया है, एक वेस्ट इंडीज है, एक उसमें न्यूजीलैंड है। तो यही यही मुझे कंट्रीज नजर आए, पाकिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया है, वेस्ट इंडीज है, न्यूजीलैंड है। इन चारों के अलावा मुझे कोई नजर नहीं। तो पाकिस्तान ने दो दफा ऑस्ट्रेलिया को हराया है, डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया ट्वाइस। तो इसका मतलब है, अब नंबर ऑफ डिफीट्स को काउंट कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैं नंबर ऑफ डिफीट्स बतानी है ना कि नंबर ऑफ डिफीट्स किसकी ज्यादा है, तो मैं नंबर ऑफ डिफीट्स को काउंट करने जा रहा हूँ। तो ऑस्ट्रेलिया की 2 डिफीट्स हो गई है, इसको ग्रीन में मार्क कर लेते हैं टू हेल्प यू आउट दादा, ताकि ऑस्ट्रेलिया की 2 डिफीट्स हो गई। देन पाकिस्तान डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया ट्वाइस, देन वेस्ट इंडीज डिफीटेड पाकिस्तान ट्वाइस। तो 2 डिफीट्स पाकिस्तान की आ गई वेस्ट इंडीज से। ऑस्ट्रेलिया डिफीटेड वेस्ट इंडीज ट्वाइस, फिर ऑस्ट्रेलिया ने भी वेस्ट इंडीज को 2 दफा हराया, तो वेस्ट इंडीज को भी 2 डिफीट्स मिल गई हैं। पाकिस्तान डिफीटेड न्यूजीलैंड ट्वाइस, सो न्यूजीलैंड को 2 डिफीट्स मिल गई पाकिस्तान से। वेस्ट इंडीज डिफीटेड न्यूजीलैंड ट्वाइस, वेस्ट इंडीज को भी न्यूजीलैंड से 2 डिफीट्स मिली, तो 2 मोर डिफीट्स आ गई, तो 4 डिफीट्स हो गई न्यूजीलैंड की, बाकी सब की 2 डिफीट्स हैं। इसका मतलब है क्लियर नजर आ रहा है कि न्यूजीलैंड ने सबसे ज्यादा दफा मैच हारा है। तो दिस वाज इजी एज वेल, अगर आप चीजों को करोगे। इफ यू विल बी डीलिंग दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन की जी मैं स्टेटमेंट पढ़ता रहूंगा, आई विल बी गिविंग द आंसर, ट्रस्ट मी, you won't be able to answer the question and you will get pretty stuck in it, or it will waste your time and you will lost your bet on the analytical section. And I'm telling you again and again that in any test the analytical reasoning जो section होता है, students are least prepared for it, and if you perform well in it, inshallah you will be having more chances of getting selected in the or acing your entrance test examination. So try to grab the techniques I'm using in this lecture. अच्छा जी, now coming to the question, रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन मैंने बताया बेरिया में पहले थोड़े ज्यादा होते थे, जब थोड़े कम हो गए हैं, एयर में होते हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में होते हैं, बट इनको आप कैसे क्रैक करना है, नाउ लेट अस मूव इनटू इट। बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन लेट मी ट्राई टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड के सॉल्व करने की टेक्निक क्या है, फिर मैं उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जैसे मैंने प्रीवियस टाइप के क्वेश्चन के ऊपर किया। देन इंशाल्लाह यू विल इजीली बी एबल टू अंडरस्टैंड कि जी क्या बात है, क्या ट्रिक इसमें यूज होनी है। इसमें आपने रिवर्स रिलेशनशिप्स ड्रॉ करने हैं, रिवर्स रिलेशनशिप्स ड्रॉ करने हैं। रिवर्स रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, रिवर्स रिलेशनशिप्स होते हैं, देखो रिवर्स इंजीनियरिंग जैसा हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग क्या है कि किसी एक चीज को आपने खोला, खोल के देख लिया, अच्छा बीच में ये मैकेनिज्म लगे हुए हैं, आपने अपनी भी जो डिवाइस बनाई या जो आपने अपनी प्रोडक्ट बनाई वो आपने उसी को देखते हुए कॉपी कर ली। सेम गोज फॉर द रिवर्स रिलेशनशिप्स, आप रिलेशनशिप ड्रॉ करोगे एंड उनकी कनेक्टिविटी देखोगे एंड फिर उनको रिलेट करोगे कि जो क्वेश्चन में बात पूछी गई है उसका और जिसके बारे में पूछी गई है उसका आपस में क्या रिलेशनशिप बनता है। तो आई एम टेलिंग अगेन कि आप रिलेशनशिप ड्रॉ करोगे रिवर्स ऑर्डर में, और फिर आप एट द एंड यू विल चेक आउट कि किसका रिलेशनशिप किसके साथ बन रहा है, क्वेश्चन में जिसका रिलेशनशिप पूछा गया है उसका, जिसके बारे में पूछा गया उसके साथ क्या रिलेशनशिप बन रहा है। सो लेट अस स्टार्ट दिस फ्रॉम क्वेश्चन
Pointing to a photograph of a boy, Mr. Arif said, "He is the son of the only son of my mother." एक फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ किसकी है? बॉय की है। तो बात किसकी हो रही है? एक बॉय की। एक फोटोग्राफ है, उसमें बॉय है, उसकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं। कौन पॉइंट कर रहा है? मिस्टर आरिफ पॉइंट कर रहे हैं। रिवर्स रिलेशनशिप्स पे जाऊंगा। आरिफ साहब इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय, और कह रहे क्या है? ही इज द ओनली सन, he is the son of the only son of my mother. Again, one common attribute of all analytical question is sticking to the statement. And the statement here clearly tells that he is the only son. He is the son of the only son of my mother. वो बेटा है मेरी अम्मी के इकलौते बेटे का। अगर उर्दू में इसको ट्रांसलेट किया जाए कि he is the son of the only son of my mother. राइट? अच्छा, सो ये लड़का जो है वो सन है, क्योंकि रिवर्स में रिलेशनशिप ड्रॉ करने हैं ऑफ द ओनली सन ऑफ माय मदर, आरिफ साहब की मदर। इज द सन ऑफ द ओनली सन, ये ओनली वाला सन आ गया। तो आरिफ साहब की मदर के इकलौते बेटे का बेटा है। तो जब आरिफ साहब ये कह रहे हैं कि मेरी मदर का एक ही बेटा है, इकलौता बेटा है, तो आरिफ साहब अपनी बात कर रहे हैं ना, राइट? तो ओनली सन, सन ऑफ द ओनली सन पे क्या आ गया? तो वो फिर आरिफ साहब का बेटा हुआ। तो हाउ इज आरिफ साहब रिलेटेड टू डैड बॉय? सो मिस्टर आरिफ इज द फादर ऑफ डैड। ठीक है ना? वो जो लड़का है वो आरिफ साहब का बेटा है। अब अगेन टू द क्वेश्चन, कम टू द क्वेश्चन, हाउ इज आरिफ, मिस्टर आरिफ रिलेटेड टू डैड बॉय? आरिफ का रिलेशनशिप पूछ रहा है। सो आरिफ इज द फादर ऑफ डैड बॉय, और वो बॉय इज द सन ऑफ आरिफ। सो आरिफ का रिलेशनशिप नहीं पूछा गया, सन का रिलेशनशिप नहीं पूछा गया, आरिफ बॉय का रिलेशनशिप नहीं पूछा गया, आरिफ का रिलेशनशिप पूछा गया कि आरिफ उस लड़के के क्या लगते हैं। तो आरिफ जो है वो उस लड़के के फादर हैं, राइट जी? सो आरिफ इज द फादर ऑफ डैड बॉय। यस, बॉय का रिलेशनशिप पूछा जा सकता था पेपर में कि हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू आरिफ? तो द बॉय इज द सन ऑफ मिस्टर आरिफ। तो गौर करना है, यहाँ पे सन की ऑप्शन हो सकती थी, बट आपने किस चीज पे फोकस करना है? फोकस ऑन द स्टेटमेंट। पूछ रहा क्या है? ये देखो, यहां तक थी गिवन इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन थी जिसको मैंने ब्लू में हाईलाइट किया हुआ है, जो कि पूछी गई है। ठीक है जी? सो दिस इज हाउ you will be cracking the relationship questions. Now let us move to the next question, which is also related to relationship के जो क्वेश्चन है, ताकि ये रिलेशनशिप वाला सिनेरियो जो क्लियर हो। की क्या है इसमें सॉल्व करने की मेथड? क्या है? रिवर्स में रिलेशनशिप्स को ड्रॉ करना है, और फिर जिसके बारे में रिलेशनशिप पूछा गया उसका और उसके साथ रिलेशनशिप जिससे पूछा गया है वो आपने फाइंड आउट करना है। कि an internal services manager at a large corporation has been assigned the task for allotting offices to 6 of staff members. The offices are titled A through F. Mrs. Ruby needs to use the telephone quite often throughout the day. Mr. Mujahid and Mr. Zayed need adjacent offices as they need to consult each other often while working. Mrs. Fozia is a senior employee and has to be allotted the office marked E, having the biggest window. Mr. Abid requires silence in the office next to his. Mr. Shahid, Mr. Mujahid, and Mr. Abid are all smokers. Mrs. Fozia requires non-smoker neighbors. Unless specifically stated, all the employees maintain an atmosphere of silence during the office hours. तो सिचुएशन हमारे पास क्या है, या सिनेरियो हमारे पास क्या है कि एक ऑफिस है, और उस ऑफिस के अंदर हमारे पास 6 रूम्स हैं, 6 ऑफिसेज हैं। 6 ऑफिसेज की हमने अलॉटमेंट्स करनी है, और वो जो ऑफिसेज हैं वो नंबर्ड हैं ए से लेकर एफ तक। तो द ऑफिसेज आर मार्क्ड ए थ्रू एफ। तो दोज ऑफिसेज आर मार्क्ड ए थ्रू एफ। तो ऑफिसेज को मार्क किया गया है ए से लेके एफ तक। तो ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ आर द ऑफिसेज। अब ऑफिसेज को अलॉट करने के लिए, ऑफिसेज आर टाइटल्ड ए थ्रू एफ, सो मैंने यहाँ से इन ऑफिसेज को अलॉटमेंट कर दी। मिसेज रूबी नीड टू यूज द
टेलीफूड क्वाइट ऑफन थ्रू आउट द डे। ऑफिस को अलॉट करने के लिए जो डिफरेंट कंडीशन है उनमें पहली इन्फॉर्मेशन हमें ये पता चल रही है कि मिसेज रूबी नीड्स टू यूज द टेलीफोन क्वाइट ऑफन थ्रू आउट द डे। मिस्टर मुजाहिद एंड जाहिद नीड एडजेसेंट ऑफिसर्स सो दे नीड टू कंसल्ट ईच अदर। तो एक बात तो ये पता चली। सेकंड बात ये है कि जाहिद मुजाहिद को ऑफिसर्स इकट्ठे चाहिए ताकि उन्होंने एक दूसरे को बार बार कंसल्ट करना होता है। और एक थर्ड बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी, वो ये है कि मिसेस फोजिया इज़ अ सीनियर एम्प्लॉय एंड हैज़ टू बी अलॉटेड द ऑफिस मार्ट ई हैविंग द बिगेस्ट विंडो। मिसेस फोजिया को तो ऑफिस ई अलॉट करना है, क्यों? बिकॉज शी इज़ द मोस्ट सीनियर एम्प्लॉय। तो मिसेस फोजिया इज़ इन ऑफिस ई। तो मिसेस फोजिया ऑफिस ई में आ गई। मिस्टर आबिद रिक्वायर्स साइलेंस इन द ऑफिस नेक्स्ट टू हिज। मिस्टर आबिद को साइलेंस चाहिए अपने ऑफिस के साथ। एंड मिस्टर मुजाहिद, शाहिद एंड आबिद ऑल आर स्मोकर्स। एक तो बात यह है कि आबिद साहब को अपने ऑफिस के इर्द गिर्द किसी भी तरह का शोर नहीं हो सकता उनके ऑफिस के नेबर जो नेबरिंग ऑफिस हैं उनमें। एंड मिस्टर मुजाहिद, शाहिद और आबिद तीनों जो हैं वो स्मोकर्स हैं, जबकि मिसेस फौजिया के जो नेबर्स हैं वो सिर्फ नॉन स्मोकिंग नेबर्स जो है वो उनको अलॉट किए जा सकते हैं। और साथ ही कह रहे हैं कि सब लोग ऑफिस में एक डेकोरम मेंटेन रखते हैं, साइलेंस का एटमोसफेयर मेंटेन रखते हैं, खाम खा बातें या शोर नहीं करते। अब यहाँ पे अगर देखें, एक कंडीशन ये है कि मिसेस फौजिया का जो ऑफिस है वहां पर आपने उनको तो ऑफिस ई दे दिया, ठीक है। विजुअलाइजेशन का क्वेश्चन है, तो मैंने आपको जैसे स्टार्ट में बताया था कि विजुअलाइजेशन के क्वेश्चन के अंदर आप क्या किया करें कि आप उस सिनेरियो को सपोज कर लिया करें और अरेंजमेंट कर लिया करें। तो वही काम मैंने यहाँ पे किया है। मैंने मिसेस फौजिया को ऑफिस जो है वो ई दिया है। मिसेस फौजिया को ऑफिस ई मैंने अलॉट किया। और अब एक बात मुझे पता चली कि मिसेस फौजिया के जो नेबर्स हैं वो सिर्फ नॉन स्मोकर हो सकते हैं। तो जो दो लोग स्मोकिंग नहीं करते हैं उनमें से एक जाहिद हैं जो कि नॉन स्मोकर है, और मिसेस रूबी जो है वो नॉन स्मोकर है, और फौजिया खुद नॉन स्मोकर है। बाकी जितने भी लोग हैं जिसमें शाहिद, मुजाहिद और आबिद हैं, दे आर ऑल स्मोकर्स। अब मैं क्या करूंगा, मिस्टर जाहिद को ऑफिस डी अलॉट करूंगा एंड मिसेस रूबी को ऑफिस एफ अलॉट किया मैंने। रीजन क्या है कि मिसेस रूबी और मिस्टर जाहिद आर द ओनली पीपल हु आर नॉन स्मोकर्स। तो फौजिया के जो नेबर्स हैं वो नॉन स्मोकर्स होने चाहिए थे, नॉन स्मोकर्स आ गए। लेकिन मैंने मिस्टर जाहिद को ऑफिस डी क्यों दिया है, रीज़न ये है कि एक बात यहाँ पे थी कि मुजाहिद एंड जाहिद नीड एडजेसेंट ऑफिस। तो जाहिद को मैं इस ऑफिस में अलॉटमेंट डी में दूंगा तभी तो इसके साथ वाले रूम में मैं मिस्टर मुजाहिद को ऑफिस दे सकूंगा, मिस्टर मुजाहिद को ऑफिस दे सकूंगा ना। अगर मैं जाहिद को एफ के ऊपर ऐड कर देता तो जाहिद के साथ मुजाहिद नहीं आ सकता था, क्योंकि ई के अंदर मिसेस फौजिया फिक्स्ड है, क्योंकि मिसेस फौजिया को ऑफिस ई ही देना है। ठीक है, मुजाहिद आ गए। अब पीछे बचे अरेंजमेंट के लिए मिस्टर आबिद और मिस्टर शाहिद। मैं आबिद साहब को ऑफिस ए दे रहा हूँ ये सोचते हुए कि इनके ऑफिस का डिस्टेंस मिसेस रूबी से सबसे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि एक बात हमें यह थी कि मिस्टर आबिद को साइलेंस चाहिए अपने ऑफिस में, जबकि मिसेस रूबी जो हैं उनकी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जो हैं वो ऑफिस में वो ज़्यादा होती हैं कि बिकॉज शी नीड टू यूज़ द टेलीफोन क्वाइट ऑफन थ्रू आउट द डे। हो सकता है कि वो वहाँ की CSR हैं या इन्फॉर्मेशन लोगों को देती हैं या इन्फॉर्मेशन उनसे लेती हैं तो फ़ोन के ऊपर बात करती हैं। तो मैंने मिसेस रूबी और मिस्टर मुजाहिद के ऑफिस का डिस्टेंस सबसे ज़्यादा करने के लिए उनको ऑफिस ए अलॉट किया, और एक ही एम्प्लॉय बच गए हैं मिस्टर शाहिद, उनको मैंने ऑफिस बी अलॉट कर दिया। तो जैसा कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया हुआ है कि जहाँ पे विजुअलाइजेशन का क्वेश्चन हो एनालिटिकल के आपके सेक्शन के अंदर या वर्बल रीजनिंग या IQ के सेक्शन के अंदर, तो आपने क्या करना है कि विजुअलाइज करके एक टेबल सा बना लेना है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, एंड फिर क्वेश्चन के आंसर देने आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती। अब क्वेश्चन है कि द आइडियल कैंडिडेट ऑक्यूपाई द ऑफिस फारदर्स्ट फ्रॉम मिस्टर जाहिद वुड बी। कौन से कैंडिडेट आइडियल हैं कि उनको मिस्टर जाहिद से सबसे ज्यादा दूर ऑफिस मिलेगा? तो मिस्टर जाहिद दो लोगों के साथ, दो लोग मिस्टर जाहिद के मुताबिक
एंडिंग ऑफिस में है। एक मिस्टर आबिद है जो कि ऑफिस ए में है, और एक मिसेस रूबी है जो कि ऑफिस एफ में है। मिस्टर जाहिद और मिस्टर आबिद के ऑफिस के बीच में 2 ऑफिस का डिस्टेंस है, एंड मिसेस रूबी के साथ उनके ऑफिस के बीच में एक ऑफिस का डिस्टेंस है। तो सबसे जो आइडियल कैंडिडेट हैं वो मिस्टर आबिद हैं कि टू ऑक्यूपाई द ऑफिस फादर्स फ्रॉम मिस्टर जाहिद। तो दिस इज वाई यहाँ पे ऑप्शन ए, मिस्टर आबिद जो है, जो कि यहाँ पे चॉइस में ऑप्शन डी बनते हैं, इज द करेक्ट आंसर है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, रिपीटेड क्वेश्चन में से अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहे हैं कि जो 2 और मोर टी लीव्स आउट ऑफ 5 वैरायटीज लिवियाना, मैथिया, नोवा जैना, ऑक्सिया एंड प्यास आर यूज्ड इन मेकिंग ऑल ब्रांडेड ब्लेंड्स बाय अ मार्केटर फॉलोइंग द रूल्स गिवन बिलो। तो 2 और 2 से ज़्यादा टी लीव्स हैं जिनमें लिवियाना है, मेथिया है, नोवाजाना है और ऑक्सिया और प्यास हैं, उनको मिक्स किया जा रहा है, ब्लेंड बनाया जा रहा है, और ब्लेंड करने का उनको डिफरेंट रूल्स हैं जो कि गिवन है बिलो। तो मेरे पास क्या है, 5 टी लीव्स हैं जिनमें से 2 या मोर देन 2 को हम यूज़ करेंगे एक ब्रांडेड ब्लेंड बनाने के लिए, जिसमें लिवियाना है, मेथिया है, नोवा जैना है, ऑक्सिया है और प्यास है, LMNOP है। इस तरह के क्वेश्चन के अंदर क्या स्ट्रैटेजी आपने रखनी है कि आप जो उनके नेम्स हैं उनको अल्फ़ाबेटिकल अलॉटमेंट कर दें, और फिर देखेंगे कौन सा यहाँ पे इस करेक्ट चॉइस को फॉलो कर रहा है, करेक्ट कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। जो कंडीशंस को फॉलो कर रहा है वो हमारी करेक्ट चॉइस है, एंड जोन सी सारी कंडीशंस को फॉलो नहीं कर रही चॉइसेस उनको आप डिस्कार्ड करते जाएं, आखिर में आपके पास करेक्ट आंसर रह जाएगा। तो पहले तो मैं कंडीशंस को देखता हूँ, कंडीशंस हैं क्या। A brand containing Liviana should contain Novagena twice of Liviana। तो जहाँ पे लिवियाना यूज हो रहा है वहाँ पे नोवाजेना भी यूज होगा, और नोवाजेना इस तरह से यूज होगा तो वो लिवियाना से डबल क्वांटिटी में होगा। तो जहाँ कहीं पे भी आपने लिवियाना को यूज करना है उसमें नोवाजेना भी लाजमी आएगा और डबल क्वांटिटी में आएगा। अब ब्रांड कंटेनिंग मेथिया मस्ट ऑल्सो हैव इक्वल क्वांटिटी ऑफ ऑक्सिया। जहाँ पे मेथिया है वहाँ पे ऑक्सिया होना भी जरूरी है, तो ये इंटू 2 कर दिया मैंने। तो एक और टेक्निक ये, एक ट्रिक ये कि आप शॉर्टकट फॉर्म में लिखते जाओ इन कंडीशंस को, अगर आप लिख सकते हो। आपके पास जो रफ पेपर आपको गिवन होता है पेपर में, तो आप उनको राइट डाउन कर लो ताकि आपको बार बार चॉइसेस ना पढ़नी। तो पहली चॉइस, पहली कंडीशन क्या थी, आपको कंडीशन ना पढ़नी पड़े। तो पहली कंडीशन क्या थी कि लिवियाना जहाँ पे यूज होगा वहाँ पे नोवा जैना भी यूज होगा और लिवियाना से डबल क्वांटिटी में यूज होगा। जहाँ पे मेथिया यूज होगा वहाँ पे ऑक्सिया भी यूज होगा और इक्वल क्वांटिटी में यूज होगा। अ सिंगल ब्रांड नेवर कंटेन्स नोवा जैना एज वेल ऑक्सिया। नेवर नोवा जैना और ऑक्सिया इकट्ठे नहीं यूज हो सकते। एंड सिमिलरली ऑक्सिया एंड प्यास शुड नॉट बी यूज टुगेदर। एंड साथ ही ऑक्सिया और प्यास भी एक दूसरे के साथ इकट्ठे यूज नहीं हो सकते। लास्ट कंडीशन है, a blend containing pH should contain it in such a proportion that the total amount of pH present should be greater than the total amount of other tea leaves। तो प्यास को आपने इस तरह से यूज करना है कि जहां पे भी प्यास यूज हो रहा होगा तो बाकी सब से ज्यादा क्वांटिटी के अंदर पड़ा होना चाहिए, बाकी सब की जो अमाउंट है उससे ज्यादा क्वांटिटी में होना चाहिए। तो प्यास शुड बी ग्रेटर देन ऑल। तो लास्ट कंडीशन ये थी। अब क्वेश्चन क्या है, तो जो क्वेश्चन है हमसे, जो इसमें से एमसीक्यू पूछा गया वो ये है कि अमंग द फॉलोइंग विच इज एन एक्सेप्टेबल ब्रांड इन अकॉर्डेंस विद द रूल। तो इनमें से कौन सा एक्सेप्टेबल है अकॉर्डिंग टू द रूल। 1 पार्ट लिवियाना, 1 पार्ट प्याज। तो स्ट्रैटेजी क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, किस तरह से सॉल्व करेंगे कि जो चॉइसेस फॉलो कर रही हैं इन कंडीशंस को उनको हम रहने देंगे, और जो सी चॉइसेस अगेंस्ट दीज कंडीशन उनको हम डिस्कार्ड करते जाएंगे। तो फर्स्ट चॉइस रॉन्ग है, वो कभी भी आंसर नहीं हो सकती। 1 पार्ट लिवियाना, 1 पार्ट प्याज, दिस इज रॉन्ग। क्योंकि पहली कंडीशन को ये वायलेट कर रही है। वो किस कैसे उसको वायलेट कर रही है कि जहां पे लिवियाना था डबल क्वांटिटी में नोवा जाना भी होना चाहिए, यहाँ पे नोवा जाना नहीं है, तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। एक भी कंडीशन वायलेट होगी, दिस इज द रॉन्ग चॉइस। 2 पार्ट्स मेथिया, 2 पार्ट्स लिवियाना, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। वाई? बिकॉज सेकंड कंडीशन ये कह रही है कि जहां पे मेथिया वहां पे ऑक्सिया होना जरूरी है इक्वल क्वांटिटी में। तो यूं जब आप अपने रफ पेपर के ऊपर राइट डाउन कर लोगे इन कंडीशंस को शॉर्टकट फॉर्म में, तो एडवांटेज आपके पास ये होगा कि बार बार कंडीशन नहीं पढ़नी पड़ेंगी, कंफ्यूजन नहीं होगा। मैंने लिखा हुआ है तो मैं चॉइसेस को
चेक करता जा रहा हूँ। सो बी इज ऑल्सो द इनकरेक्ट चॉइस, कैंसल। 3 पार्ट्स नोवाजाना, 3 पार्ट्स लिवियाना, 3 पार्ट्स नोवाजाना, 3 पार्ट्स लिवियाना आ गया हमारे पास। ये भी यूज नहीं हो सकता। रीजन क्या है कि जहां पे भी लिवियाना था वहां पे नोवाजाना ने यूज होना था और नोवाजाना ने डबल क्वांटिटी में यूज होना था। तो 2 पार्ट्स होने चाहिए थे यहाँ पे। जहाँ पे लिवियाना था वो ट्वाइस ऑफ नोवा जैना, जहाँ पे भी लिवियाना था वहां पे नोवा जैना आएगा और ट्वाइस ऑफ लिवियाना आएगा। कंडीशन नंबर 1, अ ब्रांड कंटेनिंग, अ ब्रांड कंटेनिंग, ये लिखा हुआ है, अ ब्रांड कंटेनिंग लिवियाना शुड ऑल्सो कंटेन नोवा जैना ट्वाइस ऑफ लिवियाना, ट्वाइस होना चाहिए लिवियाना से। तो ये तो इक्वल क्वांटिटी है, इसके भी 3 पार्ट्स, इसके भी 3 पार्ट्स। दिस इज ऑल्सो नॉट फॉलोइंग द गिवन कंडीशन, so this choice is wrong as well. 4 पार्ट्स ऑक्सिया, 4 पार्ट्स मेथिया। सो कंडीशन 2 क्या थी कि जहाँ पे मेथिया यूज होगा वहां पे ऑक्सिया भी यूज होगा और इक्वल क्वांटिटी में होंगे दोनों। बिल्कुल ये करेक्ट है, ना ही किसी और के साथ ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, चॉइसेस को अनफॉलो कर रहा है। ऑप्शन ई भी राइट चॉइस नहीं है, रॉन्ग चॉइस है, क्योंकि कह रहा है 5 पार्ट्स प्यास, 5 पार्ट्स मैथिया। ये रॉन्ग है। रीजन क्या है? मैथिया के साथ इक्वल क्वांटिटी ऑक्सिया की होनी चाहिए, वो भी नहीं है। प्लस प्यास बाकी सबसे ज्यादा होना चाहिए, वो भी नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है इज द करेक्ट चॉइस हेयर। ऑप्शन डी इज द ओनली करेक्ट चॉइस। तो दो तरह की स्ट्रैटेजी आपने अपनी एनालिटिकल रीजनिंग या वर्बल रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ पास पेपर के, ये क्वेश्चन में रखनी है। क्या है कि पहला तरीकाकार ये है कि जहाँ पे भी चॉइसेस हैं आप उन चॉइसेस को देखें, विजुलाइज अगर किया जा सकता है विजुलाइज कर लें। एज आप चॉइसेस को देखें जो फॉलो नहीं कर रही आप उनको डिस्कार्ड कर देते हैं। A bus has exactly 6 stops on its route. On its route, the bus first stops 1 and then at stops 2, 3, 4, 5 and 6 respectively. तो पहले वो स्टॉप नंबर 1 पे रुकती है, फिर 2 पे, फिर 3, 4, 5 एंड 6 पे ऑर्डर में चलती है। After the bus leaves stop 6, the bus turns and returns to stop 1 and repeat the cycle. तो जब वो अपने लास्ट स्टॉप 6 पे पहुंच जाती है तो वो यू टर्न लेती है, वापस जाती है और स्टॉप नंबर 1 से अगेन अपने साइकिल को स्टार्ट करती है। द स्टॉप्स आर एट 6 बिल्डिंग्स दैट आर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एल एम एन ओ पी क्यू। जो स्टॉप्स हैं वो 6 बिल्डिंग्स के बाहर हैं और उन स्टॉप्स का जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है दैट इज एल एम एन ओ पी एंड क्यू है। एल एम एन ओ पी एंड क्यू है। क्वेश्चन में कह रहा है पी इज द थर्ड स्टॉप। सो पी जो है वो मेरे पास क्या है? थर्ड स्टॉप है। स्टॉप नंबर 3 जो है वो थर्ड स्टॉप है। विजुअलाइज कर सकते हैं हम, इसमें विजुअलाइजेशन का क्वेश्चन है ये। आइडेंटिफाई कर लें पहले कि क्वेश्चन विजुअलाइजेशन से हो सकता है या जो कंडीशंस को फॉलो करके चेक करना है वहां से करना है। यही दो मेथड है एनालिटिकल या वर्बल रीजनिंग के, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को या लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन को भी इवन करने के। एम इज द सिक्स स्टॉप। एम जो है वो मेरे पास सिक्स स्टॉप है एंड के बाद 3 के बाद 4 फिर 5th, 6 स्टॉप मेरे पास एम है। द स्टॉप ओ इज द स्टॉप इमीडिएटली बिफोर क्यू। जो स्टॉप ओ है वो स्टॉप क्यू से बिल्कुल पहले है। ये बात समझनी है कि जो स्टॉप ओ है दैट इज राइट बिफोर, दैट इज इमीडिएटली बिफोर द स्टॉप क्यू। एन इज द नेक्स्ट स्टॉप इमीडिएटली, एन इज द स्टॉप इमीडिएटली बिफोर एन, और एन जो है वो एल से पहले का स्टॉप है। तो एक बात ये पता चली कि एन बिल्कुल एल स्टॉप से पीछे है और ओ जो है दैट इज द स्टॉप बिफोर क्यू। अब यहाँ पर स्टॉप नंबर 1, स्टॉप नंबर 2 में भी ये फिट कर किए जा सकते हैं, स्टॉप 4 एंड 5 में फिट किए जा सकते हैं। अब देखते हैं कि आगे हमने इसमें क्या करना है। विजुलाइज करते जाए, आगे आप साथ साथ चलते जाए, रुकना नहीं है आपने इन क्वेश्चन में, कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप कंफ्यूज हो गए तो प्रॉब्लम में आ जाओगे। कह रहे हैं कि इफ इन केस एन इज द फोर्थ स्टॉप, इन केस इफ एन इज द फोर्थ स्टॉप, एन अगर फोर्थ स्टॉप है, एन यहां पर आ गया, फोर्थ स्टॉप पर आ गया, विच अमंग द फॉलोइंग मस्ट बी द स्टॉप इमीडिएटली बिफोर पी। पी से पहले कौन सा स्टॉप होगा? एन फोर स्टॉप है, एन फोर स्टॉप है और क्या है इसका मतलब क्या है
एन ने पहले होना था, उसके बाद एल होना था, क्योंकि एन इज द स्टॉप इमीडिएटली बिफोर एल। तो अरेंजमेंट कर लेते हैं, यहाँ पे एल आ जाएगा और पीछे दो ही स्टॉप्स बचे, ओ और क्यू। तो ओ ने पहले होना है, क्यू ने बाद में होना है। ओ यहाँ पर आ जाएगा और क्यू यहाँ पर आ जाएगा। सो पी से जो इमीडिएटली पहले स्टॉप बनेगा वो क्यू बनेगा, वो क्यू बनेगा। तो विजुअलाइज कर लें यूं, आपके लिए चीजों को सॉल्व करना, सॉर्ट आउट करना इजी हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट चॉइस हियर। तो जस्ट फॉलो द कंडीशंस एंड इन द बिगिनिंग ऑफ द क्वेश्चन, जैसे ही क्वेश्चन पढ़ोगे आप इस चीज को डिसाइड कर लोगे, इस चीज को समझ लोगे कि ये विजुअलाइजेशन का क्वेश्चन है या कंडीशनल बेस्ड स्टेटमेंट्स का क्वेश्चन है, कि मैं कंडीशंस को देखूंगा और उसके बाद मैं कंडीशंस को देखता जाऊंगा, करता जाऊंगा, और जो कंडीशंस को फॉलो नहीं कर रहा उनको डिस्कार्ड करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, कह रहा है इन केस एल इज द सेकंड स्टॉप विच मस्ट विच अमंग द फॉलोइंग मस्ट बी द स्टॉप बिफोर एम। तो एल जो है वो सेकंड स्टॉप है। आप बाकी कंडीशन वही है, लेकिन सेकंड स्टॉप अब यहाँ पर क्या आ गया है, एल आ गया। इसको आई एम मार्किंग इट इन ब्लू कलर। तो एल इज द सेकंड स्टॉप। सो एल से पहले तो एन होना चाहिए था। पी अपनी जगह पे है, एम भी अपनी जगह पे है, और ओ और क्यू फिर कहाँ चले जाएंगे, वो दोनों पेयर में है ना, क्योंकि ओ ने इज द स्टॉप इमीडिएटली बिफोर क्यू, बाकी कंडीशंस भी हैं। तो अब ये अरेंजमेंट बनेगी, और इस अरेंजमेंट के मुताबिक क्वेश्चन क्या है, विच हमने बताना है कि विच अमंग द फॉलोइंग मस्ट बी द स्टॉप बिफोर एम। एम से पहले स्टॉप कौन सा बनता है। तो एम से पहले फिर तब स्टॉप क्या बन रहा है, स्टॉप नंबर क्यू बन रहा है, स्टॉप नेम क्यू बन रहा है, स्टॉप क्यू आ जाएगा। तो राइट आंसर ये है, तो राइट आंसर ये है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर अब हमारे पास कह रहे हैं कि जी 9 इंडिविजुअल्स हैं, 9 लोग हैं हमारे पास। ZYXWVUTS and R the only candidates who can serve on 3 committees labeled A, B and C. So 9 लोग हैं हमारे पास, 9 पीपल हैं जिनका नाम क्या है, ZYXWVUTS and R, एंड उन्होंने 3 कमेटीज के अंदर सर्व करना है। और कमेटीज के नेम क्या है जी, A, B एंड C। कंडीशंस गिवन है, कंडीशंस पे आते हैं। और फर्स्ट कंडीशन में कह रहा है कि ईच कैंडिडेट शुड सर्व ऑन एग्जैक्टली वन ऑफ द कमेटी। सो एक कैंडिडेट एक ही कमेटी में हो सकता है, एक से ज्यादा कमेटीज में नहीं हो सकता। ये होगी इसकी फर्स्ट कंडीशन। कमेटी ए शुड कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली वन मोर मेंबर देन कमेटी बी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बात हमें यह पता चल रही कि कमेटी ए के अंदर बी से एग्जैक्टली एक मेंबर ज्यादा होगा, यानी कमेटी ए में जो नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे वो B+1 होंगे। बी के मेंबर्स में आप 1 और ऐड कर लेंगे, तो A इज इक्वल टू B+1 होगा, जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं इन कमेटी ए। इट इज नॉट पॉसिबल दैट देयर आर नो मेंबर्स ऑफ कमेटी सी। ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि कमेटी सी के अंदर कोई मेंबर भी ना हो। ठीक है जी, ये थर्ड कंडीशन होगी। तो ये थर्ड कंडीशन। सेकंड क्या थी कि ए के अंदर बी से एग्जैक्टली एक मेंबर ज्यादा होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट कह रहा है कि अमंग Z, X एंड Y नन कैन सर्व ऑन कमेटी ए। तो ये लोग कमेटी ए में नहीं आ सकते। अमंग W, V और U नन कैन सर्व ऑन कमेटी बी, ये लोग कमेटी बी में नहीं आ सकते। और अमंग T, S एंड R नो वन कैन सर्व ऑन कमेटी सी। तो Z, Y और X ये लोग कमेटी ए में नहीं आ सकते। W, V एंड U ये कमेटी बी में नहीं आ सकते। और T, S एंड R जो हैं ये कमेटी सी में नहीं आ सकते। तो कुछ कंडीशन हमें पता चली, एंड जो लास्ट कंडीशन है उसमें दो बातें पता चली कि एक तो ये कि सी कमेटी में कोई मेंबर भी नहीं हो सकता, वो वेकेंट हो सकती है, खाली हो सकती है। और ZYX ए में नहीं आ सकते, WVU बी में नहीं आ सकते, और TSR सी में नहीं आ सकते। तो स्टेटमेंट्स को अंडरस्टैंड कर लिया, स्टेटमेंट्स को हमने समझ लिया। अब हम क्या करेंगे कि देखते हैं कि क्या क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। कह रहे हैं इन केस T एंड Z आर इंडिविजुअल सर्विंग ऑन कमेटी बी। इन केस T और Z जो है वो कमेटी बी में है, हाउ मेनी इंडिविजुअल शुड सर्व ऑन कमेटी सी। सो एक बात हमें ये पता चली कि कमेटी बी में कितने मेंबर्स हैं, 2 लोग हैं, T एंड Z। सो देर आर 2 पीपल इन कमेटी, इन कमेटी बी। अब एक कंडीशन थी हमारे पास, और वो कंडीशन क्या थी कि कमेटी ए में एग्जैक्टली वन मोर मेंबर देन बी होगा।
तो कमेटी ए के अंदर जो मेंबर्स हैं वो हैं 1+2, क्योंकि बी से एक मेंबर और ज्यादा होना चाहिए। सो टोटल मेंबर्स ए में आ गए 3। हमने ये बताना है कि कमेटी सी में कितने लोग होंगे। सो द टोटल मेंबर्स वर 9। 9 में से 2 आर ऑन कमेटी बी, 3 आर ऑन कमेटी ए। तो 9 माइनस 5 कर लेंगे तो पीछे 4 मेंबर्स रह जाएंगे जो कि कमेटी बी में है। सो इस क्वेश्चन में उसने बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन आपका फोकस उस क्वेश्चन की तरफ होना चाहिए जो उस गिवन स्टेटमेंट से पूछा गया है। आपके टेस्ट में यही होगा। जो स्टूडेंट्स अपेयर होते हैं एनालिटिकल रीजनिंग के सेक्शन में, वो बार बार क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं और क्वेश्चन की सिचुएशन को समझने के दौरान उनका टाइम बहुत ज़्यादा यूटिलाइज हो जाता है इसमें। तो उससे बचना है हमने, ठीक है। और स्ट्रेट फॉरवर्ड हमने रखना है चीजों को और उस क्वेश्चन की तरफ टारगेट करना है कि जो उस गिवन सिनेरियो से या सिचुएशन से पूछा गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 6 साइंटिस्ट ए बी सी डी ई एंड एफ प्रेजेंट अ पेपर ईच एट अ 1 डे कॉन्फ्रेंस। तो 6 साइंटिस्ट हैं और उन साइंटिस्ट के क्या क्या नेम्स हैं, ए बी सी डी ई एंड एफ उनके नेम है। एंड दे आर प्रेजेंटिंग अ पेपर at a 1 day conference. 3 of them will present their papers in the morning session before the lunch, whereas the other 3 will be presenting in the afternoon session. So 6 people थे, A B C D E F। 3 लोग लंच ब्रेक से पहले पहले जो है वो पेपर प्रेजेंट करेंगे एंड द रिमेनिंग 3 विल बी प्रेजेंटिंग देयर पेपर इन द आफ्टरनून सेशन। वो उनको आफ्टरनून सेशन में प्रेजेंट करेंगे। The lectures have to be scheduled in such a way that they comply with the following restrictions. अब यहीं से पता चल रहा है कि ये विजुअलाइजेशन का क्वेश्चन है, क्योंकि 6 लोग हैं, 3 पहले हैं 3 बाद में। तो मैं मार्क कर लेता हूँ, पेपर्स की नंबरिंग कर लेता हूँ, ठीक है जी। तो पेपर्स की मैं नंबरिंग कर लेता हूँ यहाँ पे। तो पेपर्स की मैंने नंबरिंग कर ली, पेपर 1 2 3, फिर आ गई लंच ब्रेक, फिर पेपर नंबर 4, पेपर नंबर 5, पेपर नंबर 6 एंड 6 प्रेजेंटर्स हैं, 6 साइंटिस्ट हैं ए से लेके एफ तक। The lectures have to be scheduled in such a way that they comply with the following restrictions. B should present his paper immediately before C's presentation. B ने C से बिल्कुल पहले पेपर प्रेजेंट करना है। Their presentations cannot be separated by lunch break, और बीच में लंच ब्रेक भी नहीं आ सकती। ये नहीं होगा कि B यहाँ पे पेपर प्रेजेंट करे सी से पहले ही, लेकिन बीच में लंच ब्रेक आ जाए और फिर सी करे, नहीं, तो ये काम भी नहीं हो सकता। तो ये काम भी नहीं हो सकता, ठीक है। इकट्ठा करना है, इमीडिएटली करना है, बी ने पहले सी से पेपर प्रेजेंट करना है और लंच ब्रेक का गैप नहीं हो सकता। डी मस्ट आइदर बी द फर्स्ट और द लास्ट साइंटिस्ट टू प्रेजेंट द पेपर। तो डी या तो फर्स्ट नंबर पे प्रेजेंट करेंगे या फिर डी जो है वो लास्ट नंबर पे प्रेजेंट करेंगे पेपर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या। इन केस एफ एंड ई आर फिफ्थ एंड सिक्स्थ रिप्रेजेंटेटिव्स रिस्पेक्टिवली, in the case F and E are fifth and sixth presenters respectively, तो वो केस जहां पे F और E ने फिफ्थ और सिक्स नंबर पर प्रेजेंट किया। सो फिफ्थ नंबर पे आ गया F, सिक्स नंबर पे आ गया है E, सिक्स नंबर पर आ गया है E। खुद से गिवन है क्वेश्चन में। अब डी के बारे में क्या था, या तो फर्स्ट पेपर प्रेजेंट करेगा या लास्ट। अब ई लास्ट पे है तो इट मींस डी यहाँ पर फर्स्ट में आ जाएंगे। तो डी की अब यहाँ पे फिक्स हो गया पोजीशन कि डी जो है फर्स्ट पे आएंगे। और एक और बात थी कि बी ने सी से पहले करना था और लंच ब्रेक का गैप बीच में नहीं आ सकता। तो फिर बी यहाँ पे आएंगे, सी यहाँ पे आएंगे, लंच ब्रेक यहाँ पे बनती है और ए रह गए हैं। ए लंच ब्रेक के बाद सबसे पहले प्रेजेंट करेंगे पेपर। यहाँ तक क्लियर हो गया हमें, क्योंकि ई और एफ उसने खुद क्वेश्चन में कहा है कि दे विल बी प्रेजेंटिंग पेपर नंबर 5 एंड पेपर नंबर 6 रिस्पेक्टिवली। तो डी फिर फर्स्ट पे आ गए, बी और सी ने इकट्ठे आना था और लंच ब्रेक का गैप नहीं हो सकता था। तो बी विल बी ऑन द सेकंड पोजीशन, सी विल बी ऑन द थर्ड पोजीशन। ए बच गए थे तो ए को मैंने यहाँ पे फोर्थ पे डाल दिया। अब क्वेश्चन क्या है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। बी इज द फर्स्ट इन द ऑर्डर ऑफ प्रेजेंटर्स, कभी भी नहीं हो सकता भाई, क्योंकि डी ने या तो पहले पे होना था या सिक्स पे होना था। अब सिक्स पे ई है तो डी फर्स्ट पे आएगा। तो दिस चॉइस इज रॉन्ग। में विजुअलाइजेशन प्लस
चॉइसेस को भी देखना पड़ेगा। ए इज द फर्स्ट इन द ऑर्डर ऑफ प्रेजेंटर, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि डी ने आना है ना फर्स्ट पे। ए इज द ए इज इन द थर्ड ऑफ द प्रेजेंटर, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ए थर्ड पे नहीं हो सकते, क्योंकि बी और सी ने इकट्ठे आना है। बी शुड बी प्रेजेंटिंग द पेपर इमीडिएटली बिफोर सी। तो बी ने सी से पहले आना है, और लंच ब्रेक का गैप बीच में नहीं आ सकता, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द लंच ब्रेक। तो फिर पीछे ए की जगह पे बी बचता था सेकंड पे, और सी तो फोर्थ पे ए आना था। तो द राइट चॉइस हेयर इज, द राइट चॉइस हेयर इज ऑप्शन डी। So option D is the right choice here. This is the right one. A is the fourth in the order of presenters. So A is the fourth in the order of presenters. This was question number 5. Very important question and can be asked again in the exam because this is from the past papers question. There are three on off switches on a control panel A, B and C. तो the question number 6 वो कह रहा है कि 3 ऑन ऑफ स्विचेस हैं, कंट्रोल पैनल है ए बी एंड सी, उस पे दे हैव टू बी चेंज फ्रॉम द इनिशियल सेटिंग टू अ सेकंड सेटिंग अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग कंडीशंस। और उनको हमने चेंज करना है फ्रॉम इनिशियल सेटिंग टू अ सेकंड सेटिंग अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग कंडीशंस। 3 स्विचेस हैं कंट्रोल पैनल पे, कौन कौन से हैं? ए बी एंड सी। कंडीशंस क्या है? इन केस स्विचेस ए एंड बी आर द ओनली स्विचेस ऑन इन द इनिशियल सेटिंग, देन टर्न ऑन स्विच सी। सो पहली कंडीशन क्या है कि अगर ए और बी दोनों ऑन थे पहली सेटिंग में, तो सेकंड सेटिंग में सिर्फ फिर आपने क्या करना है कि साथ में सी को भी ऑन कर देना है। इन केस ऑल 3 स्विचेस आर ऑन इन द इनिशियल सेटिंग, देन टर्न ऑफ स्विच सी। और अगर तीनों ऑन थे, ए बी और सी तीनों ऑन थे, तो फिर आप सी को ऑफ कर दोगे फॉर एनी अदर इनिशियल सेटिंग। इसके अलावा कोई भी अगर सेटिंग है, then turn on all the switches that are off and turn off all the switches which are on. So, दो कंडीशंस हैं। अगर तो पहली दफा में ए और बी ऑन थे, तो फिर क्या करना है? सेकंड कंडीशन में सी को भी ऑन कर देना है। अगर पहली सेटिंग में ए बी और सी ऑन थे, तीनों ऑन थे, तो फिर सेकंड सेटिंग में ए और बी को तो ऑन नहीं रहने देना है, सी को ऑफ कर देना है। इसके अलावा अगर कोई भी सेटिंग है तो उसमें स्विचेस को टॉगल कर देना है। टॉगल का मतलब क्या है कि जो ऑन है उनको ऑफ कर दो, जो ऑफ है उनको ऑन कर दो। ठीक है, ये बात है इसका मतलब। इन केस ऑल द 3 स्विचेस आर ऑन इन द सेकंड सेटिंग, अगर सारे स्विचेस जो थे, अगर सारे स्विचेस सेकंड सेटिंग में ऑन कंडीशन में है, यानी ए को भी ऑन किया है, बी को भी ऑन किया है, सी को भी ऑन पे रखा हुआ है, तो फिर क्या काम हो सकता है? तो काम क्या हो सकता है भाई? ये कहा गया था, तो फिर क्या काम हो सकता है इनिशियल सेटिंग में? इनिशियल सेटिंग में क्या काम होगा? तो अगर इनिशियल सेटिंग में ए और बी ऑन थे, तो सेकंड में ए और बी को तो ऑन ही रहने देना था, साथ में सी को भी ऑन कर देना था। तो तीनों ऑन है, इसका मतलब है फर्स्ट कंडीशन है कि फर्स्ट कंडीशन क्या है कि ए और बी ऑन थे और सी ऑफ था। ए और बी ऑन थे, ए और बी ऑन थे, ए भी ऑन था, बी भी ऑन था और सी ऑफ था। तो ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। करेक्ट चॉइस ये बनती है कि ए ऑन है, बी ऑन है और सी ऑफ है पहली कंडीशन में। तभी तो दूसरी में तीनों ने ऑन हो जाना था, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन में ही कह रहे हैं, आपको फर्स्ट कंडीशन में ही कह दिया था एग्जामिनर ने कि अगर ए और बी ऑन होंगे तो सेकंड कंडीशन में क्या करना है? सी को सिर्फ ऑन कर देना है, ए और बी को ऑन ही रहने देना था। तो अब सेकंड कंडीशन हमें गिवन है, कह रहा है कि इन केस ऑल 3 स्विचेस आर ऑन। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। सेकंड सेटिंग में, तो पहली सेटिंग क्या थी? इसका मतलब है ए और बी पहले में ऑन थे, इसलिए सेकंड में सी को भी ऑन कर दिया, तो सेकंड में तीनों ऑन होंगे। राइट, सो ए एंड बी आर ऑन एंड सी इज ऑफ। सो इसको करेक्ट कर लें। इस क्वेश्चन के अंदर ये आंसर नहीं बनता, बल्कि आंसर चॉइस बी बनती है। चॉइस यहां पर बी बनती है। A study at Institute of Public Health has shown that there are still millions of people who are unaware that they endanger their health by overeating. This is so despite government campaigns to warn people of the dangers of overeating. Reluctantly, one has to draw the conclusion that the mandatory warnings that nutrition companies are required to print have
हैड नो इफेक्ट। तो लॉजिकल स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, तो लॉजिकल स्टेटमेंट का क्वेश्चन। तो वर्बल रीजनिंग में जैसा कि मैंने बताया आपको कि जब आपके एनालिटिकल रीजनिंग में चार तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक एनालिटिकल के सिनेरियो बेस्ड, जो कि अभी हमने ऊपर किए हैं इस लेक्चर के पार्ट 1 में। अब ये क्वेश्चन 7 आ गया लॉजिकल का। लॉजिकल के आगे जाके और भी आएंगे। प्लस आपके पास कुछ चीज़ें आईक्यू बेस्ड होंगी, जिसमें रिलेशनशिप्स निकालना, डायरेक्शंस को निकालना, सीरीज को फाइंड आउट करना, ये चीज़ें आपके एनालिटिकल एंड वर्बल रीजनिंग के सेक्शन में इंक्लूडेड होती है। तो वापस आते हैं क्वेश्चन पे। A study of Institute of Public Health has shown that there are still millions of people who are unaware that they endanger the health by overeating. आईपीएच की स्टडी ने, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ की स्टडी ने ये कहा है कि मिलियंस ऑफ लोगों को ओवर ईटिंग के डेंजर्स का ही नहीं पता। इस, ये इसके बावजूद है कि गवर्नमेंट की जो कंपेन्स हैं कि लोगों को वार्न करना है द डेंजर्स ऑफ ओवर ईटिंग, रिलेक्टेंटली वन हैज टू ड्रॉ। रिलेक्टेंटली का मतलब है हेजिटेंटली, अनविलिंगली, ना चाहते हुए भी हमें ये कंक्लूजन ड्रॉ करना पड़ता है कि जो मैंडेटरी वार्निंग्स हैं न्यूट्रिशन कंपनीज ने प्रिंट की हुई होती हैं अपने फूड के पैकेजेस के ऊपर, उनका कोई असर लोगों पे नहीं है। हैव हैड नो इफेक्ट। तो जो मैंडेटरी वार्निंग्स हैं, जो एसेंशियल वार्निंग्स हैं उन फूड लेबल्स के ऊपर जो कि मेंशन होती हैं, उनका लोगों पर कोई असर नहीं हो रहा, यानी वो स्टेटमेंट को फॉल्स कर देगा। ठीक है कि इसको ट्रू माना जाए तो जो आर्ग्यूमेंट का पैसेज है वो रॉन्ग हो जाएगा। आर्ग्यूमेंट का पैसेज क्या है कि लोगों पे वार्निंग्स के बावजूद, गवर्नमेंट की भी वार्निंग्स के बावजूद, और जो फूड लेबल पैकेजेस हैं उनके ऊपर भी मैंडेटरी वार्निंग्स की प्रिंटिंग के बावजूद लोगों पे इसका कोई असर नहीं हो रहा। मैनी पीपल हु कंटिन्यू टू ईट मोर आर अवेयर ऑफ द डेंजर्स ऑफ ओवर ईटिंग। ये तो उसको रिफ्यूट नहीं कर रहा ना, कि वो लोग जो कि कंटिन्यू करते हैं ओवर ईटिंग को, उनको डेंजर्स का पता होता है ओवर ईटिंग के। सम पीपल सम पीपल ईट मोर फूड फॉर लेजिटिमेट रीजंस। ये क्या बात हुई? खाना तो सभी लेजिटिमेट रीजन के लिए ही खाते हैं ना। मोर फूड का लेजिटिमेट रीजन क्या हुआ? हाँ, हो सकता है कोई बल्किंग कर रहा है, कोई एक्सरसाइज कर रहा है। गवर्नमेंट हैज हैड टू फोर्स कंपनी टू वार्न पोटेंशियल कस्टमर्स ऑफ द डेंजर्स ऑफ ओवर यूज ऑफ द प्रोडक्ट। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी वार्न किया है। हमने आर्ग्यूमेंट क्या है कि कंक्लूजन क्या है कि जी मैंडेटरी वार्निंग के बावजूद लोगों पे असर नहीं है। तो इस बात को हमने निगेट चेक करना है। सम पीपल हु आर अवेयर ऑफ द डेंजर्स ऑफ ओवर ईटिंग वर मेड अवेयर ऑफ देम बाय मैंडेटरी वार्निंग्स। हाँ, ये आर्गुमेंट को रिफ्यूट कर रहा है कि भाई जो थोड़े बहुत लोग जिनको ओवर ईटिंग की हैबिट का नुकसान का अंदाजा है, उनको तो इसी जो लेबल्स के ऊपर, जो पैकेजेस के ऊपर जो मेंशन किया गया ओवर ईटिंग की जो मैंडेटरी वार्निंग्स है, उनसे पता चला है। तो ये इसकी बात को निगेट कर रहा है, रिफ्यूट कर रहा है उसको। ठीक है। ओवर ईटिंग इज क्लियरली रिस्पॉन्सिबल फॉर सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ प्रिवेंटेबल इलनेस इन द कंट्री। तो ये तो उसको सपोर्ट कर रहा है, निगेट थोड़ी कर रहा है। हमने वो स्टेटमेंट ढूंढी थी जो कि इस आर्ग्यूमेंट को निगेट कर रही है, रिफ्यूट कर रही है, उसको रॉन्ग प्रूव कर रही है। रिफ्यूट का मतलब होता है रॉन्ग प्रूव करना। तो कंक्लूजन तो यहाँ पे था कि मैंडेटरी वार्निंग्स का असर नहीं है, जबकि ऑप्शन डी में कह रहा है कि मैंडेटरी वार्निंग्स का असर है। भाई, जिन थोड़े बहुत लोगों को ओवर ईटिंग की हैबिट के नुकसान का पता है, उनको नहीं मैंडेटरी वार्निंग से ही पता चला। क्वेश्चन 8 पे चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, तो हम इसको विजुलाइज कर सकते हैं। A chemist is preparing a nutriment using 8 different vitamins and minerals A, B, C, D, E, H and F. तो एक केमिस्ट है जो कि A, B, C, D, E, H and F एंड Z को यूज कर रहा है, साथ में Z भी है, उनको यूज कर रहा है। अकॉर्डिंग टू द रेसिपीज, द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स अप्लाई टू द यूज ऑफ इंग्रेडिएंट्स। इफ B इज यूज्ड, बोथ C and Z मस्ट आल्सो बी यूज्ड। अगर B को यूज करेंगे तो C और Z भी उसके साथ आएगा। तो पहली कंडीशन क्या है कि B के साथ C और Z ने भी आना है। ठीक है जी। सेकेंड कंडीशन क्या है? E एंड H मस्ट ऑलवेज बी यूज टुगेदर। E के साथ H ने भी लाजमी आना है। थर्ड कंडीशन क्या है? इफ C इज यूज एटलीस्ट टू ऑफ A, B एंड F मस्ट ऑल्सो बी। C के साथ A, B एंड F में से कोई से टू आएंगे। C एंड H कैन नॉट बी यूज टुगेदर। C के साथ H नहीं आ सकता। E, F एंड Z कैन नॉट ऑल बी यूज इन द सेम न्यूट्रिएंट। E, F और Z ये इकट्ठे कभी भी नहीं तीनों आ सकते। ठीक है। A, D एंड Z कैन नॉट बी यूज इन द सेम न्यूट्रिएंट। और A, D और Z भी एक जगह पे इकट्ठे नहीं आ सकते। क्वेश्चन क्या है? विच आर द फॉलोइंग इज सूटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स फॉर अ न्यूट्रिएंट। तो हम अरेंजमेंट देखेंगे
कंडीशंस के मुताबिक जो सा ऑप्शन इन कंडीशंस को फॉलो कर रहा है वो हमारा आंसर है। जो फॉलो नहीं कर रहे उन चॉइसेस को डिस्कार्ड करते जाएंगे, काटते जाएंगे। ठीक है, तो ए बी सी एंड एफ क्या ये फॉलो कर रहा है? क्या ये फॉलो कर रहा है? देखें, ए के साथ सी के साथ ए बी और एफ में से कोई से दो आ सकते थे, यहाँ पे तीनों आ गए। पहली बात ये रॉन्ग। सेकेंडली क्या है कि बी के साथ सी और जी ने भी आना है, सी तो है जी नहीं है, तो ये इन दोनों कंडीशंस को अनफॉलो कर रहा है, इनको वायलेट कर रहा है, तो ये तो रॉन्ग है। तो फर्स्ट कंडीशन तो रॉन्ग है। डी ई एच एंड जी, ए डी और जी तीनों इकट्ठे नहीं आ सकते थे, कोई से दो आ सकते थे। तो और ई एफ और जी तीनों इकट्ठे नहीं आ सकते थे, यहाँ पे एफ नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, ई के साथ एच ने आना था। एक कंडीशन ये है कि ई के साथ एच ने आना था, तो ई के साथ तो एच है, ये उसको तो फॉलो कर रहा है। सेकेंडली क्या था कि सी के साथ ए बी और एफ आएंगे, सी तो है ही नहीं, बी भी नहीं है, बी के साथ सी और जी ने आना था, तो इसलिए ये दो कंडीशन तो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही। सी के साथ एच नहीं आ सकता, ये भी फॉलो हो रही है क्योंकि सी यहाँ पे है ही नहीं है, इसका मतलब है ये भी चलेगी। ई के साथ एच नहीं आना, ये तो ऑलरेडी फॉलोड है, मैंने बताया। ई एफ और जी तीनों इकट्ठे नहीं आ सकते, तो यहाँ पे तो सिर्फ दो है ना, ई और जी है, इसका मतलब है ये भी फॉलो हो रही है, ये भी वॉयलेट नहीं हो रही। ए डी और जी तीनों इकट्ठे नहीं आ सकते, तो इसका मतलब है ये भी फॉलो हो रही है। तो ऑप्शन बी जो है वो तीनों चॉइसेस को फॉलो कर रहा है। ये भी रॉन्ग है क्योंकि इसमें ए डी और जी तीनों इकट्ठे में आ गए हैं, ये भी रॉन्ग है। ये रॉन्ग क्यों है कि सी डी ई और एफ आ गए हैं भाई, सी के साथ ए और बी और एफ में से कोई से दो आना जरूरी थे, तो ये उसको अनफॉलो कर रहा है इस कंडीशन को। ई एच एफ एंड जी ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। उसकी रीजन ये है कि ई के साथ एच ने आना है, इसको तो ये फॉलो कर रहा है। ई एफ और जी इकट्ठे नहीं आ सकते थे, ए डी, और फिर इसके अंदर भी जो है वो चॉइसेस को फॉलो नहीं किया गया प्रॉपरली, और भी दो चॉइसेस को। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे यही बनता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि फोर कैप्टन एंड द फर्स्ट मेट्स ऑफ थ्री ऑफ देम वर कॉल्ड टू अटेंड द एनुअल मीटिंग एट द हेडक्वार्टर। तो फोर कैप्टन हैं और उनमें से थ्री की फर्स्ट मेट्स हैं। तो कैप्टन यहाँ पे फोर हैं। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट पता चलिए कि फोर कैप्टन हैं और जो फर्स्ट ऑफिसर है यानी फर्स्ट मेट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ तीन है, तीन फर्स्ट मेट्स। द कैप्टन वर लुकमान, मंजूर, नुमान एंड ओसाफ। तो कैप्टन कौन कौन से हैं? एल, एम, एन एंड ओ हैं। एंड द फर्स्ट मेट्स आर आयशा, दूरिया एंड जिया। सो फर्स्ट मेट्स के नेम क्या है? आयशा, दूरिया एंड जिया हैं। Each person in turn delivered a report to the chairperson as follows. Each of the first mate delivered their report exactly after her captain. हर फर्स्ट मेट ने अपनी रिपोर्ट अपने कैप्टन के फौरन बाद सबमिट करवाई है। द फर्स्ट कैप्टन टू स्पीक वाज मंजूर एंड कैप्टन नुमान स्पोक आफ्टर हिम। सो सबसे पहले जो कैप्टन बोले हैं वो मिस्टर मंजूर हैं, एंड सेकंड कैप्टन जो जिनकी टर्न आई है वो कैप्टन नुमान है, वो कैप्टन नुमान है। Which of the following order of delivering report is not conformable with the conditions? Not conformable पे गौर करना है हमने, वो ढूंढना है कि जो इन कंडीशंस को फॉलो नहीं कर रहा। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे बात वो ये है कि जो कैप्टन हैं उनकी तादाद जो है वो फोर है, जबकि फर्स्ट मेट्स जो हैं उनकी तादाद सिर्फ और सिर्फ थ्री है। तो कोई एक कैप्टन ऐसा है कि जिसकी फर्स्ट मेट नहीं है। कैप्टन मंजूर पहले हैं, फिर आयशा है, फिर नुमान है, फिर जिया है, फिर उसाफ है, फिर लुकमान है, फिर दुदिया। बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि कैप्टन में से अगर देखा जाए तो पहले मंजूर ने बोलना है, सेकंड पे कैप्टन में नुमान ने बोलना है, और कैप्टन के फौरन बाद उसकी फर्स्ट मेट आनी है। तो मंजूर की फर्स्ट मेट आयशा होगी, नुमान की जिया होगी, उसाफ की कोई फर्स्ट मेट नहीं है। ये वजह है कि उसाफ के बाद डायरेक्टली कैप्टन लुकमान आ गए क्योंकि ये कैप्टन थे LMNO, एंड डी जो है वो दुरिया आ गए। तो ये करेक्ट है। हमने वो ढूंढना है कि विच इज नॉट कंफर्मेबल विद द कंडीशन, तो ये तो कंडीशन को फॉलो कर रहा है, आंसर नहीं है। आंसर क्या है? तो कंडीशन को फॉलो नहीं करा। MDNGLO एंड ए, मंजूर के बाद दूरिया, फिर नुमान, फिर जिया, फिर लुकमान, फिर ओसाफ एंड आयशा। ये भी करेक्ट है। कैप्टन मंजूर पहले और कैप्टन नुमान दूसरे नंबर पे आ गया, कंडीशन फॉलोड है। उसके बाद इनकी फर्स्ट मेट, इसकी फर्स्ट मेट
फिर लुकमान की कोई फर्स्ट मेट नहीं है, फिर उसाफ के बाद उसकी फर्स्ट मेट आ गई, तो एक कैप्टन की फर्स्ट मेट नहीं होगी ना भाई, 4 कैप्टन है, फर्स्ट मेट 3 है। ये भी करेक्ट है, मंजूर और नुमान पहले आ गए, पहले कैप्टन मंजूर फिर कैप्टन नुमान, नुमान के बाद आयशा आ गई, करेक्ट है। फिर उसके बाद कैप्टन लुकमान आ गए, लुकमान के बाद फर्स्ट मेट दूरिया आ गई, फिर कैप्टन औसाफ आ गई और फर्स्ट मेट आ गई जिया। यहाँ पे ये भी करेक्ट है कि पहले पे मंजूर है, सेकंड पे नुमान है, और मंजूर के पास फर्स्ट मेट नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मंजूर, नुमान, आयशा, अब पहले पे मंजूर, सेकंड पे नुमान, नुमान की फर्स्ट मेट आयशा आ गई, औसाफ, फिर दोबारा फर्स्ट मेट दिया आ गई, लुकमान, फिर फर्स्ट मेट जिया आ गई। यहाँ पे भी मंजूर के पास कोई फर्स्ट मेट नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी एक कैप्टन के पास फर्स्ट मेट नहीं है, किसके पास नहीं है वो हमें, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। बट दो बातें फॉलो करनी है कि कैप्टन के बाद फर्स्ट मेट आएगी, और जो है सबसे पहले मंजूर ने बोलना है और फिर नुमान ने बोलना है, तो सारी कंडीशन को फॉलो करें। अब मंजूर के बाद नुमान आ गया, चलो हमने ये सपोज किया कि भी मंजूर के पास फर्स्ट मेट नहीं है, कोई बात नहीं, तो नुमान के बाद जिया आ गई, फर्स्ट मेट है इसकी, ये करेक्ट है। अब जिया के बाद पहले कैप्टन आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली दोबारा एक फर्स्ट मेट दिया आ गई है, जबकि दुरिया आ गई है, सॉरी दिया नहीं, दुरिया नाम है इसका, डी डी वाला जो फर्स्ट मेट है उनका नेम दुरिया है, वो आ गई है। और कैप्टन के बाद फर्स्ट मेट नहीं आना था, तो यहाँ पे तो दो कंसेक्टिव फर्स्ट मेट्स आ गई हैं, तो इसलिए ये चॉइस कंडीशंस को फॉलो नहीं कर रही, और हमने वही ढूंढी थी कि जो कि कंडीशंस को फॉलो नहीं कर रही, इसलिए ऑप्शन ई हमारा आंसर था यहाँ पे। तो ऑप्शन ई हेयर इज द करेक्ट चॉइस, तो ऑप्शन ई हेयर इज द करेक्ट चॉइस। Like, comment, and subscribe.